तो आज से G20 का आगाज हो चुका है। आज, कल और परसों 3 दिन तक देश अब सभी देशों का स्वागत करेगा। ऐसे देशों का स्वागत कर रहा है जो सुपर पावर्स हैं, उन सब का जमावड़ा भारत में हो रहा है। भारत में भी दिल्ली में हो रहा है, तो इसलिए दिल्ली की जो सुरक्षा है वो आपने तस्वीरों में देख ही ली है। लेकिन बाजार इस बीच को एंजॉय कर रहा है। कल तो मार्केट में मीम ये भी चल रहे थे कि G20 है, अब हमारे को भी 20,000 की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये मार्केट में G20 और 20,000 वाला जो कंसेप्ट है ये फिर से इसलिए जोर पकड़ रहा है क्योंकि कल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में हुई है। अजय मेरे साथ है, अभिषेक मेरे साथ रहेंगे, अगले हम 2.5 घंटे आपके साथ रहेंगे, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आज शुक्रवार का दिन और से और बेहतर किया जाए। कल भी आपके लिए दिन बेहतर था, तो इसलिए आज इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी किस पे? तो पहले हमने 4 चीज़ें छांट ली हैं आपके लिए जिस पे ज़्यादा चर्चा होगी। उसके बाद और सारी चीज़ों पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। एक तो यूएस पे जो मिला जुला रुख चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी जो 19,800 के आसपास है, इसका क्या मायने हैं? क्या हम डीकपल होके आगे बढ़ेंगे या फिर हमको क्रूड को और इन सब चीज़ों को अभी देखना होगा, वॉच करना होगा या फिर निगलेक्ट करना होगा? दूसरी बात, एफआईज 9,000 करोड़ रुपए की बिकवाली तो कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी बाजार ने अपने टिपिकली एक टफ रेजिस्टेंस को पार किया है। इसके क्या मायने हैं? प्रीमियम ग्रोथ हुई है स्टार हेल्थ की 19% की, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की 16% की। क्या दोनों शेयर चलेंगे या फिर बाजार को उसके बारे में भनक थी, इसलिए कल से कुछ इंश्योरेंस कंपनीज चल रही थी। चौथी बात, भारतीय एयरटेल जिसपे सीएलए से बुलिश हो गया और वो कह रहा है कि 1100 रुपये का हम इस पे लक्ष्य भी देते हैं। ये 4-5 अहम ट्रिगर हैं जिसके बदौलत आज हम अपना एक बेस बना रहे हैं और इन पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा एक काम करते हैं, अजय से समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स वगैरह के सेंटिमेंट कैसे हैं और G20 की जो बैठक, ऐतिहासिक बैठक भारत में हो रही है, क्या उसका भी कनेक्ट कर सकते हैं भारत की इस बाजार की ग्रोथ के साथ और इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ? अजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग डिम्पी। जी हाँ डिम्पी, Go20 G20 के एम्बलम पे उसको हाईलाइट करके लिखिए तो लगता है Go20 यानी Go 20,000। अब 300 पॉइंट ही रह गए, 300-400 पॉइंट की बात है, वो तो होना ही है। ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे इंडिया में, लेकिन अगर आप देखिए कि डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के बाद भी इंडियन मार्केट में एक तेज़ी नज़र आ रही है। इसका क्लियर रीज़न ये है कि फ्लोज वापस आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। अगर आप देखें, ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा कोई ट्रिगर है नहीं, अभी तो हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं। अगर आप देखें, निफ्टी 19,700 के पार हो गया। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते, मतलब पिछले शुक्रवार को हम 19,200 के करीब थे, आज हम 19,700 में बैठे हुए हैं। करीब 450-500 पॉइंट की रैली निफ्टी ने एक हफ्ते में दिखाई है। और ये तब हुआ है जब 19,500-600 के एरिया पे हम 7 से 8 बार जाके करीब रिट्रेस किए हैं। इस बार जो ये क्रॉस हुआ लगता है ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट का आपने जिक्र किया, इनफैक्ट मंडे से ही शुरू हो गई थी शॉर्ट कवरिंग, कल जोर पकड़ती हुई नजर आई, लेकिन एफआईएस भी बहुत जोर से वापस आ गए। भले ही आपको कैश सेगमेंट में नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एफएनओ सेगमेंट में 57% लॉन्ग पोजीशन कर ली है। ये करीब 45 के करीब चली गई थी पिछले महीने। तो उनका आने की वजह से अगर आप देखें तो निफ्टी में ब्रेकआउट नजर आ रहा है। और आप एक और बात देखिए कि जो 2 बड़े दिग्गज थे जो गायब थे निफ्टी में, उनका साथ नहीं मिल रहा था। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, उनकी तरफ से भी साथ आता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि निफ्टी में जो चीज़ खींच के लेके जा रही है 700 के पार, उसमें पीएसयूज हैं। कोल इंडिया को देख लीजिए आप, पावर ग्रिड को देख लीजिए, एसबीआई का कल काफ़ी रोल था। पीएसयूज में बैंकों के बियॉन्ड भी अगर जो पीएसयूज हैं उनकी तरफ नजर बना के रहिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको पीएसयूज में आते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि बैंक निफ्टी करीब 800-900 पॉइंट पिछले शुक्रवार इस शुक्रवार में आ चुका है, तो ब्रेकआउट वहां भी दिख रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा धीमे चल रहा है। बैंक्स में ज्यादा एक्शन हो रहा है, पीएसयू बैंक्स में, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इन पे नजर बना के रखिए, यहां पे ज्यादा काम हो रहा है। एक और बात, आज मोदी बाइडेन साहब की मीटिंग है जो आपने बताई, जिसका जिक्र भी किया। डिफेंस शेयरों पे, खासतौर पे पावर और डिफेंस के शेयरों पे आप नजर बना के रखिए। बड़ी कमेंट्री आएगी। दोनों भारी भरकम डेमोक्रेसीज साथ में मिलकर पावर, न्यूक्लियर पावर और डिफेंस में काफी काम करना चाहते हैं, तो उन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर बना के रखें। और दूसरी पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज मॉर्गन स्टैनली की जो नोट आई है, खैर हम तो यहाँ पे Q2 जीडीपी जो पिछले महीने आया था यूएस का, तब से लॉन्ग पोजीशंस करवा रहे हैं आईटी में, लेकिन आज भी आईटी स्टॉक्स को बल मिलेगा। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, बिरला सॉफ्ट, एम्फोसिस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि
मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि डील्स की विजिबिलिटी वापस आ गई है। जी हाँ, ये वही डील्स हैं जिनके गायब होने से पिछले 2 क्वार्टर में आईटी स्टॉक्स में दबाव आया था। तो अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि डील्स की विजिबिलिटी वापस आ रही है तो भाव क्यों नहीं आएंगे पिछले वाले। हालांकि बाजार हमेशा स्मार्ट होता है, बाजार हमेशा पहले चलता है, खबर बाद में आती है, और आईटी में इसलिए लॉन्ग पोजीशन होना शुरू हो गई। लेकिन मिड कैप आईटी पर नजर बना के रखिए और आईटी ओवरऑल पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप कल थोड़ा सा चले तो वो भी खैर ऑल टाइम हाई के करीब चल रहे हैं, लेकिन फोकस लार्ज कैप बना के रखिए, स्पेशली निफ्टी के वो कंपोनेंट जो पिछले दिनों में कुछ चले नहीं है, क्योंकि यहां से जो तेजी आ रही है ये लेड बाय वो उस तरह के पीएसयू के कंपोनेंट, निफ्टी के वो कंपोनेंट्स हैं जो कम चले हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और डिम्पी के पास जाके उस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि कैश में एफआईसी कोई बड़ी खरीदारी नहीं है, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस पाइल अप होना शुरू हो गई। इतना बड़ा बदलाव, मूड में बदलाव, डिम्पी हृदय बदल गया क्या? हाँ, आप ऐसा कह भी सकते हैं, थोड़ा हृदय बदला है उनका, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बदला है। एक बार उनका हृदय बदला था शुक्रवार को और कल था बृहस्पतिवार। तो एक शुक्रवार और बृहस्पतिवार 2 दिन मार्क कर लीजिए आप डाटा के हिसाब से। उस दिन वो सीधा 46% से 51 पहुंचे थे, कल वो सीधा 51 से 57 पहुंच गए हैं। तो 2 दिन के अंदर उन्होंने जो कमाल किया है वो आपके सामने है। आपने फ्राइडे वाला मूव भी देखा, कल का मूव भी देखा। इससे बाद आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार उन्होंने कोई होल्डिंग बढ़ाई नहीं थी अपनी, 51% के आसपास ही थी, इसलिए बाजार भी दायरे में था। इसलिए ये तो प्रूव होता है कि अभी भी एफआईज की इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। जब जब एफआईज आएगा बाजार में जश्न का माहौल लेके आएगा। ये कुछ आप एफआईज के नंबर तो देख सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आज अभी भी बताऊंगा एफआईज के नंबर के साथ साथ, वो है रिटेल और डीआईज का आंकड़ा। रिटेल की पार्टिसिपेशन जस की तस है, वो नहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेट, वो थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे हुए थे। दूसरी बात, एक है डीआईज, उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा नहीं हुआ मार्केट के अंदर, वो स्टिल अभी भी 40% ही लॉन्ग करके बैठे हैं, तो उनका भी 60% शॉर्ट पड़ा हुआ सिस्टम में। तो ये 2-4 चीजें हैं। आप सिर्फ एफआईज को अकेले में ना देखें, अगर रिटेल और डीआईज को भी देखेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एफआईज लेड जनित रैली ये आप अभी देख पा रहे हैं, जो कि आपको 19,800 के आसपास लेके आ रही है। अब आते हैं निफ्टी पे। कल क्या हुआ? निफ्टी पे कल हुआ 5% की खरीदारी के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनी है और ये ताज़ा खरीदारी अच्छी थी। आपके पास प्रीमियम ठीक था, करीब 50 पॉइंट का। ओपन इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा का हो गया। जो हम कह रहे थे ना कि बाजार के अंदर इस बार की पोजीशन लाइट है, वो अब थोड़ी हैवी हो रही है, क्योंकि कल अच्छे से माल भरा गया एफआईज की तरफ से और करीब अब 2 लाख से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जो पोजीशंस लेके बैठे हैं सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, उनका पहला टारगेट अभी 17,800 का बाकी है। फ्यूचर्स में आ गया, स्पॉट में आना बाकी है, और एक बार 800 पार होगा तो फिर हम 20,000 की तरफ भी बढ़ेंगे। तो इसलिए इस पे ध्यान रखिएगा। हमने बकायदा रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 800 850 वाली रेंज, ये आपके लिए पहला टारगेट होगा। जिनके पास पोजीशन है, शॉर्ट वाले पोजीशन ऑलरेडी काट चुके हैं, अगर नहीं काटी आपने अभी भी तो तुरंत काट लीजिए, क्योंकि फिर आपको हो सकता है मौका भी ना मिले। तो ये निफ्टी का एक आउटलुक आपके सामने है। ठीक है, तो निफ्टी लगातार 5 सत्र से तेजी हो गई है। और डिम्पी, आज का दिन थोड़ा सा खास इसलिए भी है, आप G20 का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि देखिए आज तो दिल्ली एक तरह से बंद ही है आम आदमी के लिए। 8 से 10 सितंबर तक हालात ऐसे ही हैं, बहुत दफ्तर में छुट्टी है तो कहीं कहीं वर्क फ्रॉम होम है, तो लोग शायद बाजार में रुझान उनका बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद करके हम चल रहे हैं। निफ्टी बैंक का मूड आपको क्या सुधरता दिख रहा है? क्या सपोर्ट थोड़े से ऊपर आ गए हैं? क्योंकि एचडीएफसी बैंक हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चाल दिखाना शुरू कर चुका है। अभिषेक, मैं सोच रहा था एक्चुअली आज सुबह कि आप और डिम्पी आज ऑफिस टाइम पे कैसे पहुंचे। सुना है कि भयंकर बंदोबस्त हो गया पूरा एनसीआर, गुड़गांव में तो एडवाइजरी कर दी है वर्क फ्रॉम होम की, आप लोग टाइम पे आ गए। जी अजय, देखिए क्या है कि आवश्यक वस्तुएं जो लोग सप्लाई कर रहे हैं या फिर उससे सर्विसेज में जुड़े हैं ना, उनको छूट है। ओके, तो उससे हम लोग छूट लेते हुए दफ्तर बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए। और डिम्पी तो ज़्यादा दूरी तय करके आ रहे हैं, वो तो फरीदाबाद से आ रहे हैं, मैं नोएडा से आ रहा हूँ। तो वो इंतज़ाम, मुकम्मल इंतज़ाम दिख रहे हैं। और G20 के रंग में दिल्ली नहीं, पूरा एनसीआर, आप कहीं भी चले जाइए आपको G20 के रंग दिखेंगे, चौराहों पे, राउंड अबाउट्स पे G20 के लोगोज, और गजब की तैयारी की गई है। और डिम्पी आज सुबह ये भी कह रहे थे कि G20 से कोई फायदा हो चाहे ना हो, शहर ज़रूर साफ सुथरा हो जाता है। भारत में G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन जो प्रतिबंध है वो आज यानी कि 8 सितंबर से शुरू हो गए। इस वक्त हम
नई दिल्ली इलाके में है, यानी कि भारत की राजधानी का इलाका। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अलग से रिस्ट्रिक्शन जो है वो लागू किए गए हैं। आज सुबह 5 बजे से रिस्ट्रिक्शंस जो है इन इलाकों में लागू कर दिया गया है। अगर आप देखें तो तमाम जो पुलिस और फोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा सभी जो गाड़ियां हैं उन पर नजर रखी जा रही है, और सभी जो पुलिस के जवान हैं उनके पास जो है स्पेशली अलग से G20 के कार्ड बनाए गए हैं। जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री पूरी तरह से बैन है, लेकिन जो एजेंशियल सर्विसेज यानी कि दूध, सब्जी और दवाइयां लाने वाले या एम्बुलेंस जाने वाली गाड़ियां, उन सभी को इजाजत होगी। लेकिन कल जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे, यानी कि कल से जब बैठक शुरू होगी, राष्ट्राध्यक्षों की आवाजाही शुरू होगी यहां से लेकर राजघाट तक, फिर इस इलाके में पूरी तरह से जो है वो लॉकडाउन इन्फोर्स कर दिया जाएगा। तो G20 में भारत का दम दिख रहा है, और आज पूरे दिन हम आपको G20 से लेकर जो भी अपडेट्स आते हैं आपके सामने रखेंगे। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहुंच रहे हैं, साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आज भारत में दस्तक दे देंगे। तो वो जो बड़े देश हैं, जो सुपर पावर कहा जाता है, और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली इस वक्त सिर्फ देश की राजधानी नहीं बल्कि दुनिया की राजधानी हो गई है। लेकिन वापस बाजार पर लौटेंगे। डिम्पी, आप ये भी बताइए कि क्या बैंक निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है, ऊपर आ गया है, और दो शेयर कौन से फोकस में रहेंगे वो भी साथ साथ बता दीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे पहले चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए चला है और हम 45,000 के बिल्कुल मुआयने पे आके रुक गए हैं। 200 पॉइंट का प्रीमियम ऑलरेडी है बैंक निफ्टी के अंदर, इसलिए वो तो फ्यूचर्स तो हो गए 45,000 के पार, लेकिन अभी भी स्पॉट में होना बाकी है। हमने एक चार्ट भी बनाया आपके लिए बैंक निफ्टी, वो छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, उसको टच करेगा, फिर चेक कर लेंगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। वो 45,000 है, इसलिए जिनके पास ये पोजीशन है वो सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब हो क्या गया है, देखिए 800 के ऊपर क्लोज किया तो आप 600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तब आपका 1:1 बनेगा, क्योंकि आपको 200 पॉइंट कमाने हैं, 200 पॉइंट आप रिस्क ले सकते हो। तो इसलिए 600 से नीचे का आप स्टॉप लॉस ना लगाइएगा बैंक निफ्टी के अंदर, और अगर आप पोजीशंस लेके बैठे हैं तो ज़रूर इसके अंदर बने रहिएगा। एक चांसेस है कि आज हम 45,000 को वापस से टच कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स के अंदर साफ साफ देखने को मिली है। अब आपने दो शेयर्स की बात की थी, मैं जल्दी से वो दोनों शेयर्स बता देता हूँ। पहला है चंबल फर्टिलाइज़र, आपको तो अच्छे से ध्यान होगा, हमने कई दिन पहले भी इस शेयर के बारे में जिक्र किया था और ये बताया था कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में डाल के रख लो सिर्फ, और आप कुछ दिन के लिए इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी ब्रेकआउट दिया नहीं था, ब्रेकआउट देगा। फाइनली इसका कल ब्रेकआउट आ चुका है। तो जिनके पास पुरानी पोजीशन है और जो आज लेना चाहते हैं, उन दोनों ही कंडीशन में चंबल फर्टिलाइजर आपके लिए बेहतरीन ट्रेड है। और ये जो आप हमने जो लाइन ड्रॉ की है ना, 1 साल पुरानी लाइन है, यानी कि 1 साल का रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है इसके अंदर, इनफैक्ट 1.25 साल का। तो ये जो मूवमेंट आपको मिलेगा ना फर्टिलाइजर स्टॉक के अंदर, खासकर चंबल के अंदर, वो बहुत जोरदार मिलेगा। इसलिए पुराना जहाँ पे हमने गोला मार्क किया हुआ था और जहाँ पे हमने एरो मार्क किया है, अगर आप यहाँ पे भी लेके बैठे हैं तो आप लेके बैठिए, आज भी ले सकते हैं अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के। रिस्क रिवॉर्ड वगैरह काफ़ी ठीक है और इसके अंदर गुड अच्छा रोल ओवर वगैरह भी हुआ है। आते हैं दूसरा शेयर। अभी अजय आपको आईटी के बारे में बता रहे थे, वो ये भी बता रहे थे कि आईटी के बारे में हमने पहले भी इंडिकेट किया था। एक शेयर है जो आईटी का टिपिकली वो ज़्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, आप चार्ट देखेंगे समझ जाएंगे, उसका नाम है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के अंदर भी आज आप खरीदारी कर सकते हैं। एचसीएल टेक का जनवरी का हाई है 1350, अभी शेयर है करीब 1150 के आसपास, तो आप 1250 के आसपास, तो आपके पास करीब करीब 100 रुपए की गुंजाइश और है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं एचसीएल टेक अपने जनवरी हाई की तरफ पहुंचेगा। ये जो हमने नीचे वाली लाइन ड्रॉ की हुई है, ये वो मेगा सपोर्ट एरिया है जो कि ब्रेक नहीं कर रहा है, और ऊपर वाली जो लाइन है इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है कल और परसों के अंदर और अच्छे से प्लेस्ड है। इसलिए जनवरी हाई जहां पे लाल कलर का मार्क है, यहां तक पहुंचने के चांसेस हैं। इसलिए 1350 तक के टारगेट के लिए तो आप इसको लेके रखिएगा। स्टॉप लॉस अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा। एचसीएल टेक और चंबल फर्टिलाइजर आज के 2 शेयर हो गया जी। ठीक है, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी चलते हैं सीधे अपने पैनलिस्ट के पास। संतोष मीना हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में जय पटेल भी हैं। संतोष, जय, गुड मॉर्निंग। जय, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा मैं। ये बताइए कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो ब्रेकआउट चल रहा है वो सस्टेनेबल है?
क्या वो पिछली वाला स्टिकी जोन क्रॉस हो गया 500-600 वाला, इवन बैंक निफ्टी, या वापस लुढ़क के आ जाएंगे हम नीचे? ये वाला मुझे स्ट्रॉन्ग वाला पुल अपसाइड लग रहा है, क्योंकि कल के दिन में भी इवन डिम्पी जी से बात हो रही थी, तब जब 650 के पार जब निकला तब हमने 725 का मूव इजीली आते हुए देखा। और आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा गैप अप ओपनिंग जो गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत आ रहे हैं, तो एक बार 19750 के ऊपर जब गैप अप ओपनिंग होगा तब मुझे लग रहा है 825 850 के वहां पर एक बार मूव जाने का ट्राई करेगा। अगर वो सस्टेन हो गया तो आज के दिन में ही मुझे लग रहा है 19,900 के लेवल आ सकते हैं, क्योंकि जो 2 दिन में जो पॉजिटिवनेस आई, जो बुलिशनेस आई, जो अच्छा मूड बना बाजार में, तो ये निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है। और क्लाइंट के साइड से भी हम देख सकते हैं कि एक अच्छा पॉजिटिवनेस आ रहा है बाजार को लेके। जन्माष्टमी थी, फेस्टिवल सीजन था, तो सब लोग थोड़ा पॉजिटिवनेस के साथ निफ्टी को देख रहे थे। ऑल्सो बैंक निफ्टी की जब बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो अंडर परफॉर्मेंस था निफ्टी के कंपैरिजन में, वो कल हमने बाहर आते हुए देखा। ब्रेकआउट आया कल 2-3 दिन का, उसके ऊपर गया, फाइनली 44,500 के ऊपर सस्टेन रहा और अच्छे से सस्टेन रहा। सो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन में 45,000 पार होने के चांसेस अधिक ज्यादा है कंपेरेटिवली, बिकॉज फ्यूचर ऑलरेडी 45,000 को पार करके गया है और यहाँ से भी 150 पॉइंट है। तो निफ्टी में और सॉरी बैंक निफ्टी में भी अच्छा पॉजिटिवनेस लग रही है। सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। रेजिस्टेंस सिर्फ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 45,000 का दिख रहा है, तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा। तो दोनों में आज के दिन में और इवन मंडे में हम देखेंगे G20 मीटिंग के साथ बाजार भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स को छूने का ट्राई करेगा। बिल्कुल ट्राई करेगा जी, क्यों नहीं करेगा। G20 का मामला है तो निफ्टी क्यों नहीं गो 20,000। लेकिन आगे बढ़ते हैं, सीधे अब उतरते हैं ट्रेडिंग आइडियाज पे। संतोष मीना, जय पटेल हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ सुमित मूलचंदानी भी जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सुमित, आपके पास आता हूं मैं अभी। संतोष जी बताइए, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे 2 स्टॉक्स है और दोनों ही बाइंग साइड है। जिस हिसाब से मार्केट का कल मोमेंटम चेंज हुआ है तो लग रहा है कि बाइंग साइड ही चेस करना चाहिए। तो एक स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इस स्टॉक की बात करें तो ये कंसोलिडेट कर रहा था जब बैंक निफ्टी करेक्ट हो रहा था, ये करेक्ट नहीं हो रहा था। अपने 50 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा बेस बना रहा था। कल इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया, तो हो सकता है आज मोमेंटम जारी रह सकता है। 1480 का टारगेट रहेगा, 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है SBI लाइफ। इस स्टॉक की भी बात करें तो सिमिलरली इसमें भी अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज पर एक बेस बनाया, एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और कल शायद मॉर्गन स्टैनली की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इनकी, तो वहां पर कुछ पॉजिटिव आउटलुक भी आया इनकी ग्रोथ को लेकर। तो यहाँ पर 1375 का टारगेट रहेगा, 1335 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, SBI लाइफ और इंडसइंड बैंक का एक हमने देखे थे कि अच्छी खरीदारी दिखी थी। SBI लाइफ, HDFC लाइफ दोनों ही शेयर चल रहे थे, लेकिन इसमें मोमेंटम बरकरार रहेगा ऐसा मानना है संतोष जी का। अब चलेंगे सुमित के पास। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, कहाँ पर आप तेजी करने की सलाह देंगे? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों बाइंग कॉल्स ही रहेंगे। जो पहला रहेगा वो रहेगा M&M फाइनेंस। ये एक ट्रेडिंग कॉल की तरह हम ले सकते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ है और अपना एक रीटेस्ट जो 290 का इसका एक सपोर्ट था, वहां से काफी अच्छा एक बाउंस बैक दिया हुआ है। कल के सेशन में भी काफी अच्छी कैंडल एक फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस से बाय कीजिए। 300 का करंट मार्केट प्राइस है, 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 316 एंड 323। दूसरा जो कॉल है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया ने काफी टाइम से अपना एक रेजिस्टेंस जो लेवल था वहां पे सस्टेन कर रहा था, और कंसोलिडेशन के बाद जो कल कैंडल का ब्रेकआउट आया वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट आया हुआ है एंड विद द हाईएस्ट वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने का। तो लग रहा है कि ये काफी अच्छा स्टॉक है जो आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए अगले 3 से 6 महीने के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस है 160, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए 138 का फॉर द टारगेट ऑफ 204 एंड 214। ओके ठीक है। अब आयुष मेहता भी हमारे साथ हैं, जय पटेल भी हैं। एक काम करते हैं, आयुष से पहले फटाफट से उनकी ट्रेडिंग कॉल ले लेते हैं, फिर जैसे भी ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। आयुष बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आज की। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लिए मेरे 2 बाय कॉल्स रहेंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा कोटक बैंक में। अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो अपने 100 डे मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा उसने बाउंस बैक दिखाया है। कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी भी अपसाइड काफी पोटेंशियल है, तो कोटक बैंक को हमें यहाँ से डेफिनेटली बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1870। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 1750 का होगा। अगर हम कोटक बैंक की डेली चार्ट्स में देखिए तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, RSI में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और अगर इंट्राडे अगर हम देखेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है।
सेकंड स्टॉक मेरा आईटी पैक से टीसीएस होगा। अगर हम इसके बाकी कंपनीज की बात करें तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन्होंने काफी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है और टीसीएस ने अभी तक वो ब्रेकआउट नहीं दिया है और हमें लगता है कि टीसीएस में भी काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल अभी भी पेंडिंग है। तो आपको ऐसे टीसीएस बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 3590। आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 3390 का होगा। और टीसीएस में एक डेली चार्ट में हम देखेंगे तो एक बहुत अच्छा मैंने पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन में स्टॉक ऑलरेडी है। तो यहाँ से मेरी ये 2 बाय कॉल्स रहेंगे। ठीक है, कोटक बैंक और टीसीएस जिन्होंने कि जेएलआर के साथ करीब 8000 करोड़ रुपए के आसपास का करार किया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का करार था वो, और शेयर को कल हमने धीरे धीरे मूव होते हुए देखा। आज भी फोकस में रहेगा, आपके लिए बढ़िया मौके उसमें बनते हुए दिखाई देंगे आयुष की रडार पर ये शेयर। जय, हम देख रहे हैं कि तमाम सभी आपके जो सहयोगी हैं, कोई ना कोई बैंकिंग फाइनेंशियल का शेयर उनके खाते में ज़रूर है। आपके पास भी कोई ऐसा शेयर है क्या बैंकिंग फाइनेंस वाला, या फिर कोई दूसरी पिक्स है आपके पास? मेरे पास एक भी बैंकिंग और फाइनेंस का शेयर नहीं है अभी। मैं फर्टिलाइजर और थोड़ा मेटल सेक्टर पर ज्यादा फोकस्ड है। सो पहला जो डिम्पी जी ने अभी सुबह बताया, चंबल फर्टिलाइजर जो ब्रेकआउट अच्छा आया है डेली चार्ट पर। सो पहला पिक मेरा चंबल फर्टिलाइजर पर होगा। 287.8 के अराउंड क्लोजिंग था कल का। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, कल अच्छे से वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा बाइंग का ऑप्शन मिल सकता है। अराउंड 3110 का टारगेट रख के चंबल फर्टिलाइजर पर हम बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना हो तो अराउंड 275 का रख सकते हैं, बिकॉज ये ब्रेकआउट मुझे स्ट्रॉन्ग वाला लग रहा है विथ वॉल्यूम था। और प्रीवियस जो शेडो बना था कैंडल का, जो मार्च के अराउंड बना था, तो वहां तक जाने के आसार है चंबल फर्टिलाइजर में। चाइना में यूरिया जो बैन किया तो इसका बेनिफिशियरी चंबल फर्टिलाइजर हो सकता है, जो सप्लाई साइड एक्सपोर्ट करता है और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट को मिटा सकता है ग्लोबल लेवल पर। सो दूसरा पिक होगा कोल इंडिया। कोल इंडिया पर भी हमने देखा पिछले 2 दिनों से एक अच्छा ब्रेकआउट हमने डेली चार्ट पर देखा और इवन वीकली चार्ट पर भी अच्छा खासा 2019 का ब्रेकआउट आया। तो मुझे लग रहा है कोल इंडिया में भी काफी बस बन सकता है, ये लेवल से भी ऊपर जा सकता है। अराउंड 291 के लेवल तक ये स्टॉक मजबूती दिखा सकता है। आरएसआई की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्रॉसओवर आ रहा है। ऑल्सो वॉल्यूम लेड है, सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और ब्रेकआउट 4 से 5 साल के बीच का है। तो ये स्ट्रॉन्ग वाला ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है। टारगेट 291, स्टॉप लॉस 260 रख के चल सकते हैं कोल इंडिया में। और जो तीसरा स्टॉक है वो आरती इंडस्ट्रीज है। जो आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो डेली चार्ट पर यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है विद वॉल्यूम। आरएसआई, आरओसी और एमएसीडी तीनों की तरफ से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। देखने जाए तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के वहां पर ये स्टॉक जाने का ट्राई कर रहा है। तो हम टारगेट भी वही रखेंगे 542 का और यहाँ से स्टॉप लॉस 505 का रख के आरती इंडस्ट्रीज पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया, इसके अलावा कोल इंडिया, चंबल फर्टिलाइज़र, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज आपकी ट्रेडिंग लिस्ट में होने ही चाहिए। आज के हमारे मेहमान इस सारे के सारे ट्रेडिंग कॉल्स आपको दे रहे हैं। अब जरा खबर वाले शेयर से कनेक्ट करते हैं और ब्रोकरिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बताएंगी। ब्रोकरिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बताएंगी विमाक्षी और खबर वाले शेयर्स बताएंगे हमको शरद। दोनों मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। पहले शरद के पास चलते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले जो है ऑफकोर्स हम लोग फोकस करेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस की डेटा पे जो अगस्त महीने पे आए हैं। यहाँ पे स्टार हेल्थ के जो देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम लगभग आप कह सकते हैं 19% का ग्रोथ देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि अगर आप पब्लिक कंपनीज़ के बारे में बात करें, न्यू इंडिया एश्योरेंस की, तो यहाँ पे जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सिर्फ 3% का ये लगभग ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में देखें तो लगभग 16% का ग्रोथ आया है। लैंडमार्क का भी फोकस में रहने वाला है। उन्होंने जो एमएनएम की जो ऑफरिंग्स है उसको भी जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है और वो स्टार्ट करने वाले एक नई डीलरशिप वेस्ट बंगाल में खोल के। और इसके अलावा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने जो है मास्टर शिप बिल्डिंग के जो एग्रीमेंट है जो रिपेयरिंग करने के लिए वो यूएस गवर्नमेंट के साथ जो है करार कर लिया है। तेजस नेटवर्क को जो है मोबिलाइजेशन एडवांस मिली है लगभग 750 करोड़ का टीसीएस का। मैं बता दूं कि 7500 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर टीसीएस से उन्हें मिला है और इसके कारण क्या होगा कि जो कैश फ्लोज की इश्यू होती है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में, उससे वो कंपनी को जो है फ़ायदा देखने मिलेगा। स्टेरलाइट टेक को भी ट्रू विस्टा के साथ फाइबर कनेक्शंस सॉल्यूशंस के लिए यूएस के लिए करार किया है। तत्व चिंतन फार्मा भी फोकस में रखा। यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 7 लाख शेयर यानी कि 3% स्टेक की बिकवाली ओपन मार्केट के ऑपरेशन के जरिए की है। टाटा स्टील ने पैक्ट किया अवाता के साथ
जहाँ पे वो उड़ीसा में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ब्लिस जीवीएस फार्मा भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। कंपनी ने कहा कि स्टेट टैक्स अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने इनिशिएट कर दिया है आपकी सर्च की प्रोसीडिंग्स सितंबर 6 से, और कंपनी का बयान आ रहा है कि अभी तक जो है बिजनेस ऑपरेशंस में कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिला है। एरिस लाइफ साइंस की जो मैनेजमेंट मीट हुई थी, निर्मल बंक ने जो होस्ट किया था, वहाँ पे मैनेजमेंट की एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई है, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 400 से बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की ग्रोथ जो उनकी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री से है उससे देखने मिल सकती है। जो भारत की फार्मा इंडस्ट्री है वो लगभग 9 से 10% तक आगे जाते हुए बढ़ सकती है। और जो प्राइस हाइक की बेनिफिट्स है वो सेकंड क्वार्टर FY24 से जो है ओवरऑल किक करने वाली है। न्यूरोका में जो है निशांत गर्ग जो CF है उन्होंने रेजिग्नेशन दी, और वहीं अगर बात करें जैविक केमिकल्स एंड फार्मा में, वहाँ पे लक्ष्य कतारिया वो भी CF है, उन्होंने भी जो है अपने पोजीशन से जो है रेजिग्नेशन दी है CFO के। और आखिर में IDFC फर्स्ट बैंक फोकस में रहेगा, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में एक इम्पॉर्टेंट बयान आया है कि मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि एक और कैपिटल फंड रेज हो सकती है आपके FY24 में। शुक्रिया शरद। तो ये तमाम खबरें आज फोकस में रहेंगी और इन खबरों पर अपने एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेंगे और समझेंगे कि आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटजी इसमें क्या होनी चाहिए। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर तमाम शेयर होते हैं रोज़ के रोज़, और वो आपको हाईलाइट करके बताती है हमारे सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वामाक्षी, हमने भारतीय एयरटेल पर जो CLSA की रिपोर्ट आई है 1100 के टारगेट वाली, हो तुमने हेडलाइन करके बता दी है। बाकी भी जरा आप बताइए कि क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं जो आज ज़रूर हमें फोकस में रखना चाहिए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से। यहाँ पर ये जो कंपनी ने रिपोर्ट बनाई है वो लाइफ इंश्योरेंस डेटा पर है, और हाईलाइट कर रहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्री का जो इंडिविजुअल RWRP है यहाँ पर करीब 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। SBI लाइफ ने मजबूत 34% ग्रोथ पोस्ट की है, और ये जो ग्रोथ उन्होंने पोस्ट की है वो लार्जली प्राइवेट सेक्टर को आउटपेस करती हुई नजर आ रही है फॉर द सेकेंड मंथ इन अ रो। HDFC लाइफ की तरफ से 16% ग्रोथ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की तरफ से 12% ग्रोथ पोस्ट की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें NBFCs भी हमारे रेडार पर रहेंगे। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उनका कहना है कि NBFCs की रिलायंस जो बैंक फंडिंग पर है वो अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स उनके एक्सपेक्टेशंस है कि आगे चलते हुए करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकते हैं एज कम्पेयर टू Q1, और कॉस्ट ऑफ फंड्स पीक आउट होते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर 3 में। उनका कहना है कि जो पॉलिसी रेट के कट के जो बेनिफिट्स है वो लार्जली H2 में नज़र आ सकते हैं। SBI कार्ड्स 5 स्टार और क्रेडिट एक्सेस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर पॉलिसी रेट में कट्स आते हैं, मगर LIC हाउसिंग फाइनेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर पर अगर हम देखें, क्वारी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इन्होंने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। उनका कहना है कि हाईली एफिशिएंट है कंपनी, मगर ये लार्जली प्राइसिंग ग्रोथ से ड्रिवन है। नए हॉस्पिटल्स है, मगर ये जो नए हॉस्पिटल्स है इनके रैंप अप में अभी भी समय लग सकता है, और वैल्यूएशन काफ़ी रिच नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें इनकी तरफ से अंडर परफॉर्म की राय बरकरार है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल पर CLSA का कहना है कि काफ़ी मजबूत सब्सक्राइबर एडिशंस नज़र आए हैं। पोस्टपेड सब्सक्राइबर का जो बेस है वो एक्सेलरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, और मार्केट शेयर गेन्स भी काफ़ी अच्छे कंपनी ने किए हैं। स्टॉक का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हाईली फेवरेबल भी नज़र आ रहा है, जिसके चलते CLSA ने भारतीय एयरटेल पर अपने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये सारे स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने का। आइए चलते हैं और पॉसिबल ट्रेड्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपने सारे पैनलिस्ट के साथ। संतोष, सुमित, जय और आयुष। हिमांग जानी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हिमांग जी गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है शो पे, धन्यवाद आज समय देने के लिए। कैसे हैं आप? Good morning, Ajay. I'm good, and I'm very happy to be back on the channel. And the good part about the market is that जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज है वहां पे बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो रिटेल है उनका इंटरेस्ट भी वहीं पे रहता है, तो काफी रेजिलियंस है मार्केट में। इंडेक्स लेवल पे भी काफी कंसोलिडेशन देखा है, और बहुत सारे थीम्स है देखने के लिए। तो आई थिंक इट वुड बी एन एक्साइटिंग फेज ऑफ द मार्केट फॉर एवरीवन। सही कहा, और आपके अनुभव से हमें फायदा भी होगा हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि एक तरफ तो एग्रीगेट पे स्मॉल कैप मिड कैप रैली मार्च लो से 35-40% डरा रही है लोगों को, लेकिन अगर हम थोड़ा डीप में देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो 25-30% अर्निंग्स ग्रोथ वाले अभी भी 10-12 टाइम पे मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करने की ज़रूरत है। जी हाँ, एग्रीगेट थोड़ा सा आपको आपकी तस्वीर को
मिक्स कर सकता है। लेकिन यहाँ हम स्वदेश पे अपने बेस्ट पैनलिस्ट के साथ यही तो काम करते हैं, आपके लिए स्पेसिफिक स्टॉक आइडियाज़। इसलिए मैं आपके पास चलूँगा हेमांग। ये जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का डेटा आया है, हेल्थ का मेनली, इनमें दो स्टॉक्स डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं पॉजिटिवली। एक है स्टार हेल्थ, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कम लोगों को ये बात पता है कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेस भी एक ऐसा स्टॉक है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का प्ले है। क्यों? क्योंकि केयर हेल्थ में रेलिगेयर मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है। रेलिगेयर भी 52 वीक हाई पे आ चुका है, और केयर हेल्थ का डेटा और स्टार हेल्थ का डेटा पिछले क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो बहुत मजबूत आया। तो दो क्वार्टर से एक्चुअली स्टार हेल्थ और केयर हेल्थ के रिजल्ट्स बहुत मजबूत आ रहे हैं। आज जो डेटा आया है नॉन लाइफ का, वो भी बहुत मजबूत है। आपको इन दोनों स्टॉक्स में से किसी पे आपकी कोई राय है मांग? डेफिनेटली इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है अजय कि जो डेटा आया है उसमें जो प्राइस हाइक जो किया था कंपनियों ने, उसके बावजूद जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा रिपोर्ट किया है। वो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है फॉर द सेक्टर। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जो स्टार हेल्थ है उसके अंदर एक पॉजिटिव व्यू डेफिनेटली लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कि थोड़ा वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है, और ग्रेजुअली कंपनी मार्केट शेयर थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही है। तो वो पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि स्टार हेल्थ वुड बी वन स्टॉक जो आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार हेल्थ एक पोर्टफोलियो स्टॉक बनता है हेमांग की तरफ से। संतोष, भारतीय एयरटेल पे बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है। अगर लास्ट 3 महीने 6 महीने का ट्रेंड देखें, या हम अपने यहाँ पे शो पर भी, भारतीय पे उतनी अग्रेसिवली बातचीत नहीं हो रही है जितनी बहुत और दूसरे स्टॉक्स में। लेकिन आज जो भारतीय पे नया ब्रोकरेज अपग्रेड आया है, वो शायद 1100 रुपये का जो लक्ष्य रखा है CLSA ने, उसके बाद भारतीय ज़रूर इस पे आ जाएगा रेडार पे। और ये भी बता रहा है कि सब्सक्राइब एडिशन का डेटा बहुत मजबूत है। ये देखिए, पिछले 6 महीने से भारतीय एयरटेल एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे के लेवल से जाके रिबाउंड जरूर किया है, लेकिन 900 पे अटकता है जाके बार बार। क्या ये 900 का लेवल क्रॉस होगा संतोष, यहाँ पे ट्रेड बैठाएं? जी अजय जी, हम देखें तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें एक जून में 850 का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया था, अब उसके नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो ये एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक बेस बना के फिर से ऊपर जाएगा। जैसे ही 900 का लेवल क्रॉस करेगा, लगता है कि 1000 के प्लस के टारगेट आ रहे हैं, वो आसानी से अचीव होते नजर आएंगे। तो यहाँ पर एक पोजिशनल बेट लेना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 860 850 का आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। ऊपर में जैसे ही 900 क्रॉस करता है, आपको 1000 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 900 रुपये पार करने के बाद 1000 रुपये के लिए दायरे खुल जाएंगी भारतीय एयरटेल के। हालांकि CLSA का जो टारगेट है 1100 रुपये का है, लेकिन टेक्निकल्स अपनी तरह से काम करते हैं और ये सलाह संतोष की तरफ से। लेकिन लैंडमार्क कार्स 8-9 महीने पुरानी ये लिस्टिंग ज़रूर है, लेकिन अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी गाड़ियाँ ये बेचेगी। अभी तक ये लग्जरी गाड़ियाँ ही बेचती थी अपने डीलर नेटवर्क के थ्रू, लेकिन अब महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। और पश्चिम बंगाल में इन्होंने अपनी एक डीलरशिप खोली है। सुमित, आप जरा बताइए कैसे चलेगा शेयर यहां से, ये क्या अनुमान है आपका? सुमित, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सॉरी। स्टॉक ने अपना हाई जो बनाया था करीबन जुलाई सेकंड वीक में बनाया था, उसके बाद स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना एक जो लेवल है 700 का वो ब्रेक नहीं कर रहा है और वहीं पे ही अपना एक बेस बना रहा है। तो बिल्कुल जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप अभी भी होल्ड कीजिए, और यहाँ पे आप 100 मूविंग एवरेज का एक स्टॉप लॉस 690 का आप लगा के आप खड़े रहिए। अब ये स्टॉक जो है अपना जैसे ही कल का जो हाई है 740 का, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो लग रहा है कि फिर से 780 और उसके अबव जा सकता है। तो होल्ड रखिए और न्यू पोजीशन पे ध्यान रखिए जब जैसे ही ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, लैंडमार्क खास पर ये व्यू। लेकिन मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कल हमने देखा कि शिपिंग से रिलेटेड जो भी कंपनियां थी, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, मझगांव डॉक हो, सारी की सारी चल रही हैं। और 6 महीने में ये शेयर करीब करीब 3 गुना हो गया है। साल भर की बात करें तो तकरीबन ये 5 गुना हो गया है शेयर। अमेजिंग रैली 2000 रुपये के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। और खबर ये आई है कि इन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ शिप रिपेयर अग्रीमेंट किया है, MSRA। आयुष, जरा चेक कीजिए मझगांव डॉक में जो अद्भुत जो तेजी रही है, क्या कोई थकावट के संकेत आएंगे, कोई रोड ब्लॉक्स आएंगे, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये दौर? ये
तक की बात करें तो इसके वीकली चार्ट में बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिला है, जिसका ब्रेकआउट आ चुका है 2063 का ही था। कल के दिन में हमने अप्रोक्सीमेटली 10% की इसमें तेजी देखी है। डेफिनेटली थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, बट स्टॉक में कोई घबराने की बात नहीं है। 2040 का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उस लेवल पर अगर आपको वापस मिलता है तो वापस इसमें बाय करना चाहिए, कि ऊपर में आपको नए हाइस दिखाएगा। अभी 2129 का इसने कल एक हाई मारा है, मुझे लगता है आने वाले दिन में 2175 तक ये जा सकता है। एक पहले खबर ले लेते हैं, उसके बाद फिर अंकुर को भी अपने साथ कनेक्ट करेंगे। आज जी को लेकर भी एक अहम खबर आने वाली है, तो अंकुर से उसके बारे में पता करेंगे। लेकिन पहले जरा तेजस नेटवर्क के बारे में पता कर लेते हैं। 750 करोड़ का एक ऑर्डर है टीसीएस का, वो इनको मिला है, तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। जय, एक बार चेक करेंगे तेजस नेटवर्क। तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव तो बन रहा है, और अभी भी देख रहे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल के वहां पर है। यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 900 के पार आज गैप अप ओपनिंग में ही चला जाएगा, फिर उसके बाद 925 930 के अराउंड के लेवल तक मुझे लग रहा है आज के दिन में ये स्टॉक जा सकता है। ऑल्दो आरएसआई थोड़ा ओवरबॉट जोन की तरफ है, तो थोड़ा कॉशियस रह के रहना पड़ेगा। बट अभी ये वाले स्टॉक जो डिफेंस और शिपिंग कंपनीज है, वो आरएसआई या एमएससीडी को मानते ही नहीं है, अपने हिसाब से ही भागते रहते। तो यहाँ से मुझे लग रहा है मूव बिल्कुल बन सकता है, वॉल्यूम आ सकता है। तो तेजस नेटवर्क है या इवन डिफेंस या इवन शिपिंग कंपनीज में, तो उसमें मूव कंटिन्यूसली आता रहता है। हमको सिर्फ कॉशियस व्यू रख के स्टॉप लॉस को ट्रेल करना रहता है। यही मेरा एडवाइस रहेगा सब दर्शकों। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको होल्ड ही करके रखना है फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं, अंकुर को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं बता भी रहा था कि आज जी से जुड़ा हुआ मामला, हालांकि जी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, वो मामला जुड़ा हुआ पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा से, लेकिन फिर भी आप उसको जी से थोड़ा बहुत कनेक्ट अभी भी कर सकते हैं। आज सेट में पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा की सेबी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। पूरी डिटेल एक बार समझ लेते हैं अंकुर से। अंकुर बताएं। जी हाँ, सैट फाइनल ऑर्डर पास कर सकता है सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के मामले में। आपको याद होगा सेबी ने एक कंफर्मेटरी ऑर्डर जारी किया था, वहां ऑर्डर में साफ साफ बोला गया था कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका जी की 4 ग्रुप कंपनीज में कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। 8 महीने का समय लगेगा सेबी को इन्वेस्टिगेशन में, और तभी फाइनल ऑर्डर पास होगा। लेकिन यहाँ पर पुनीत गोयनका ने सैट में जाके गुहार लगाई थी कि ये जो ऑर्डर है वो काफी रिस्ट्रिक्टिव है। इनफैक्ट बोला ये गया था कि जो जी सोनी का मर्जर होना है वहां पर पुनीत गोयनका जी प्रपोज सीईओ थे, और इस ऑर्डर की वजह से वहां पर उन पर रोक लग जाती है। तो अगर मान लीजिए फाइनल ऑर्डर में पुनीत गोयनका दोषी साबित नहीं होते हैं, तो उनका पूरा जो मर्जर का प्रोसेस है वो इंपैक्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स के लिए सही नहीं होगा। ये सारी दलीलें जो थी वो काउंसिल की तरफ से दी गई थी पुनीत गोयनका के। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि सैट ने बोला था कि वो कोई भी अंतरिम ऑर्डर पास नहीं करेगा, बल्कि 8 सितंबर यानी कि आज फाइनल ऑर्डर पास करने की इच्छा रखता है। तो अब देखना ये होगा कि आज फाइनली जब दोनों साइड की हियरिंग कंक्लूड हो जाती है, सैट अपना फाइनल आदेश देता है या नहीं। लेकिन जो भी आदेश हो, ये जो जी सोनी के मर्जर का फ्यूचर है उस पर इस सैट के ऑर्डर का बड़ा असर रहेगा। देखिए, मामला पैरेलल चल रहा है, हालांकि जी अपने तरह से चलता हुआ दिख रहा है। ये मामला पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा से थोड़ा सा निजी से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी जी के शेयर में कल लास्ट में जो अच्छी तेज़ी आई है, एक बार उसके मोमेंटम को और समझ लेते हैं। एक बार संतोष जी, आपसे ही सवाल होगा। जी एंटरटेनमेंट कल की क्लोजिंग ठीक थी, 283 के आसपास की, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज किया इसने। आज कैसा दिखेगा सर आपको? की बात करें तो कम्प्लीटली एक टर्न अराउंड है स्टॉक में। एक हमने एक रैली देखी थी बड़ी 10 अगस्त के आसपास, स्टॉक पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के दौरान इसने अपने एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, वहां से फिर बाउंस बैक दिखा रहा है। तो लग रहा है मोमेंटम फिर से चलेगा और 300 का लेवल भी क्रॉस होते हुए दिखेगा। ऊपर के जो टारगेट आ रहे हैं वो 305 रुपए तक के आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपके लिए पोजिशनल बेसिस पे 270 रुपए का रहेगा, ऊपर में टारगेट 305 का रहेगा। जी एंटरटेनमेंट, चलिए, काफ़ी एंटरटेनमेंट किया है स्टॉक ने, ट्रेडर्स का भी, इन्वेस्टर्स का भी, लेकिन फाइनली पेशेंस जिन्होंने 170, 80, 90 से पकड़ के बैठे हैं उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हिमांग, पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्रीज़, मैं इन पे आपसे बात करना चाहूँगा। आपको याद होगा हिमांग काफ़ी क्लियरली, जब इसका IPO आया था पॉलीकैब का, तब इसका साल का प्रॉफिट करीब 500-600 करोड़ के करीब था,
अगर मेरी याददाश्त मुझे सही हेल्प कर रही है, इस समय 500-600 करोड़ रुपए पॉलीकैब क्वार्टर का करता है। और अगर आप इसका लंबा चार्ट देखें तो आपको मालूम चलेगा कि पॉलीकैब ने कितना बढ़िया वैल्यू क्रिएशन किया है। साथ में अगर आप KEI का भी देखें, इनके वैल्यूएशन पे आपकी क्या राय बन रही है? अब हेमांग, RR काबिल जो अनदर थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट है इंडस्ट्रियल, ये पूरा होम इम्प्रूवमेंट और ये जो केबल तार का कॉपर वायर्स का जो पूरा स्पेस है, इसमें इंटरेस्ट बहुत है HNIs का, इंस्टीट्यूशंस का। इन दोनों में कोई पसंद है आपको या आप RR काबिल देखेंगे? ये पूरा जो स्पेस है उसमें हमने एक बहुत बड़ा री रेटिंग देखा है। नॉट ओनली परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी जो है वो काफी बेहतर रिपोर्ट किया है, उसके अलावा पार्ट ऑफ द मूव इन पॉलीकैब जो MSCI का जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें भी उसका वेट बढ़ा था, तो उसके कारण भी थोड़ा सा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। तो सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। जब कोई एक अच्छा IPO आता है तो हम सब जानते हैं कि किस तरह का एक्साइटमेंट जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट प्लेयर्स है उसके ऊपर आता है। तो परफॉर्मेंस जहां तक ये सेक्टर का अच्छा रहेगा, मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं। पॉलीकैब अभी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी एक्चुअली नहीं रहा है, वो लगभग 78,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। हालांकि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है सामने। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म टेक्निकल या मोमेंटम पर्सपेक्टिव से ये कंपनीज में ध्यान रखना चाहिए। पॉलीकैब डेफिनेटली ज्यादा प्रेफर्ड है कंपेयर टू KEI। और RR बेल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक दमदार उसके अंदर लिस्टिंग भी होगा, और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, HNI पार्टिसिपेशन है, QIP है, उसमें भी बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन होगा। तो वो वहां पे भी एक निवेश करने का रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौका है। और उसके चलते हुए थोड़ा सा पॉलीकैब के अंदर मैं समझता हूँ कि एक मे बी 5 to 10% का अपमूव देखने को मिल सकता है, पर इसमें बड़ा व्यू या बड़ा कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। तो बात हो गई केबल एंड स्टॉक्स की। जय पटेल लेके आइए, उनको विंडो में लेके आइए। जय पटेल, आपने जवान देखी या इस बार वीकेंड का प्लान बना रहे देखने जाने? कल रिलीज हुई है, सुना है ब्लॉकबस्टर में हिट हुई है आज एकदम। शाम का ही प्लान है सर। कल का प्लान है आपका? आज का ही प्लान है। आज का प्लान है भाई, ये बात हाँ है। जी, हाँ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी वाला मॉडल है आपका। ये देखिए, अपने PVR के स्टॉक को भी लेके आइए जरा। बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेके बैठे हुए हैं अगर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज आ रही हैं, जेलर वगैरह, तो रैली में तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन किस लेवल पर टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस कहां पे लगाएं? 1800 के क्रॉस कर गया है PVR। सर वीकली चार्ट पर हम थोड़ा नजर रखें तो 1905 पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता नहीं कि अब भी कुछ ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज 50 पॉइंट्स के लिए ये थोड़ा महंगा शेयर है, तो 50 पॉइंट्स के लिए थोड़ा ट्रेड सेटअप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फेवर नहीं होगा। पर एक बार 1905 का लेवल एक बार पार हो गया तो उसके बाद मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख सकता है, जो अराउंड 2023 और उसके बाद 2150 तक जा सकता है। तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, अराउंड 1905 के बाद हम 200 पॉइंट की रैली के लिए ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा वेट करना के लिए सलाह दूंगा। का मूड मत बनाइएगा, लेके बैठे हैं तो स्टॉप लॉसेस पे ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इसके कुछ विजुअल्स हमारे डायरेक्टर साहब लेके आए आपके लिए। GVS पर राय जाना चाहेंगे आपसे सुमित, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की जांच चल रही है और इनके 6 सितंबर से ये जांच शुरू की गई है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जो प्लांट में कामकाज है वो सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन कुछ कुछ प्रेमाइसेस पर ये जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात होती है, थोड़े से लोगों में डर का माहौल होता है कि आखिर शेयर की चाल कैसी होगी। आप किस तरह से देख रहे हैं प्रदर्शन शेयर के आगे यहाँ से? देखिए, ओवरऑल चार्ट जो है वो पॉजिटिव है। अगर देखने जाए तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का भी सेटअप बना हुआ है, लेकिन एंट्री होगी ओनली एंड अबोव 102 103 लेवल्स। तो टिल द टाइम आप वेट कीजिए, और अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो काफी टाइम क्या होता है, न्यूज की वजह से एक अच्छा खासा गैप डाउन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप 90 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए। ठीक है, 90 रुपए का स्टॉप लॉस ब्लिस GVS के लिए। लेकिन हिमांग सर, आप जरा ये बताइए कि अब देखिए, जो कंस्ट्रक्शन वाली जो कंपनियां हैं ना, अब ऑलरेडी फ्लेवर में ही कैपिटल गुड्स वाली, कंस्ट्रक्शन वाली, वहां पर हम लगातार तेजी देख रहे हैं। और कल हमने देखी कि L&T में तकरीबन 4% के आसपास की मूव रही। और जब जब हम
बजट के करीब जाते हैं या फिर इलेक्शन के करीब जाते हैं, ये शेयर और ज़्यादा फोकस में आ जाता है? जो कि प्री इलेक्शन ईयर चल रहा है, 2850 रुपए का भाव हो गया। यहां से आपको लगता है कि अभी स्टीम और बचा है शेयर में, यहां से भी खरीदने का मौका है इसको? डेफिनेटली कैप गुड्स और उसके रिलेटेड जो सारा थीम है, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, ये सारा जो थीम है वो काफी अच्छा मोमेंटम में दिख रहा है और इंक्रीमेंटल पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी आ रहा है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लो या जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रिफॉर्म्स और जो ऑर्डर रिलेटेड अनाउंसमेंट्स है वो लगातार जारी है। तो मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल में बहुत बड़ा हम रनअप देख चुके हैं। पर मोमेंटम है तो उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेंट जरूर बनता है। तो मैं इसके अंदर 2 पर्टिकुलर स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ। एक तो डेफिनेटली सीमेंस रहेगा, जहाँ पे थोड़ा सा बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बाद में वो कंट्रोवर्सी अभी सेटल हो गया है और बड़ा ऑर्डर भी रिसेंटली मिला है, तो वो एक देखना चाहिए। और उसके अलावा जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, ये दोनों में भी मुझे लगता है कि एक बड़ा थीम है। और जिस तरह से हमने शिप बिल्डिंग या शिप कंपनीज के अंदर जिस तरह का मोमेंटम देखा था, वैसा मोमेंटम हमें ये डिफेंस स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। 2 शेयर लिस्ट में और भी हैं। मैं एक्चुअली गैस के दोनों स्टॉक्स पूछ लेता हूँ एक साथ ही। संतोष, दोनों को चेक करो। फर्स्ट इज IGL, सेकंड इज गेल। दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? एक ट्रेडिंग कंपनी है गैस की, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है गैस की। ये पहले हम गेल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कई सारे PSU स्टॉक्स में मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया, गेल में आना बाकी है अभी भी। गेल तो हो सकता है अगला कैंडिडेट गेल बन सकता है ब्रेकआउट के लिए, तो आप ट्रेडिंग बेट ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप 120 का लेके चल सकते हो। ऊपर में जैसे ही 135 136 का एरिया निकालेगा फिर एक बड़ी तेजी बनेगी। वहीं IGL की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है। कल इसने अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, तो लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी बनेगी। स्टॉक शायद 500 रुपए तक जा सकता है, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हो। नीचे आप 470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। ठीक है सुमित जी, एक शेयर हमने 2-3 दिन पहले दिया था, ABFRL यानी आदित्य बिरला फैशन रिटेल। वो ठीक ठाक चला है, उसके बाद उस दिन तो नहीं चला, लेकिन सेकंड डे उसने अच्छा स्ट्रांग मूव दिखाया। क्या अभी भी इसको होल्ड करके रखना या फिर होगी ऐसा तेजी पूरी? बिल्कुल, आप इसको बने रहिए। इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 226 का, जो परसों के सेशन में क्रॉस हुआ था और कल भी सपोर्ट लेके वहीं से ही बाउंस बैक दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये तेजी की तरफ ही है। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस देखें तो 216 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 265, जो करीबन लग रहा है कि 1 या 2 महीने में अचीव हो सकता है और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देगा यहाँ पे। ठीक है। ये हिमांग, RBL बैंक के ऊपर चर्चा, हालांकि हमने एक स्पेशल चर्चा 9:45 पे भी रखी हुई है, लेकिन RBL बैंक पे एक बार आपसे पूछ लें, बैक टू बैक अपग्रेड्स आ रहे हैं। जब से इन्होंने ये एनालिस्ट मीट की है, बाजार में उत्सुकता और बढ़ गई है। इनफैक्ट महिंद्रा ग्रुप ने जब इससे ओपन मार्केट परचेजेस किए थे, हालांकि सफाई आई, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है बाजार का। आपको लगता है ये इन्वेस्टिंग ग्रेड स्टॉक बन चुका है अब, या अभी भी थोड़ा हाई रिस्क पार्टिसिपेंट्स के लिए है ये स्टॉक? एक तो ये है कि महिंद्रा ने एक छोटा सा स्टेक लिया है, पर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि उनके कोई ऐसे बड़े प्लान्स नहीं है कंपनी को मर्ज करने के या बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक नोन है और कुछ उसका इंक्रीमेंटल ट्रिगर मैं नहीं देख रहा हूँ। जहां तक की परफॉर्मेंस की बात है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। बीच में काफी क्वार्टर्स तक क्लैरिटी नहीं आ रही थी, मैनेजमेंट के रिलेटेड भी थोड़े से अनसर्टेनिटी थी कि करंट मैनेजमेंट जाने के बाद कौन आएगा और किस तरह के नंबर्स देखने को मिलेंगे। थोड़े सा इम्प्रूवमेंट है। तो अगर कोई थोड़ा सा हाई बीटा स्पेस के अंदर जाना चाहे, जो कि जहां पे की वैल्यूएशन की कंफर्ट है, तो उसमें डेफिनेटली मैं RBL बैंक को एक स्टॉक के तरीके से देखूंगा।
पर डेफिनेटली ये कोई हाई क्वालिटी नहीं है। अगर आपको हाई क्वालिटी में थोड़ा सा जाना है, जो मिड साइज बैंक है, तो मैं जरूर ये पसंद करूंगा, आई वुड गो विद आईडीएफसी फर्स्ट और अ फेडरल बैंक, जहां पे कि नंबर्स और वैल्यूएशन दोनों की कंफर्ट है। अगर आपको थोड़ा सा हाई बीटा लो वैल्यूएशन में जाना है तो ही आरबीएल बैंक में जाना चाहिए। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। यहाँ थोड़ी देर में संजीव भसीन जी भी जुड़ेंगे अपने स्टॉक कॉल्स के साथ। संतोष, पेज इंडस्ट्रीज काफ़ी महंगा स्टॉक बताया जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स अपने सेक्टर का दिग्गज है। मेंस इनोवे अब विमेन और चिल्ड्रन की तरफ भी जा रहा है। उन्होंने कमेंट्री दी अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि अपना स्टोर काउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे। इनकी एनुअल रिपोर्ट आई है और ये भी बात बताया कि कई बिजनेस प्लान्स को थोड़ा सा पैन आउट होने में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन अब पूरी तेज़ी से स्टोर एक्सपेंशन वगैरह वगैरह। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ज़बरदस्त आई है। स्टॉक पिछले एक महीने में 10% करीब चला है, यानी 3500 रुपये, 3400 रुपये। चार्ट्स पे कैसा दिखता है? ये एफिनो स्टॉक है और 6 मंथ्स के हाई लेवल पे आ चुका है, नीचे से काफ़ी अच्छा बेस बना के बढ़ रहा है इस समय। क्या ये 45,000 की तरफ जा सकता है? जी अजय जी, इस स्टॉक में हमने एक हेल्दी करेक्शन देखा था, उसके बाद एक क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन इसमें अब तक बनते हुए दिख रहा है और ब्रेकआउट आने की तैयारी में कल स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी बंद हुआ है। तो ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। लग रहा है कि शायद इसके जो पुराने हाई थे 54,000 के आसपास के, वो भी देखने को मिलेंगे। तो 50,000 का टारगेट मुझे लगता है आसानी से अचीव होते हुए नजर आएगा। नीचे जो आप 40,000 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। तो आप इसको से ट्रेडिंग बेट की बजाय थोड़ा सा स्विंग ट्रेड या पोजिशनल बेसिस पे आप ले सकते हो। आपको मेरे को लगता है 50,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 50,000 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज के शेयर में। पेज इंडस्ट्रीज जरा बैंकिंग की तरफ फिर से आएंगे, क्योंकि बैंकों की चर्चा चली रही है और बैंक्स फ्लेवर में भी है। एक बैंक जिसकी बहुत चर्चा नहीं होती है, जम्मू कश्मीर बैंक। हालांकि एक समय था कि 50 रुपए तक जाते जाते इसका दम निकल जाता था, लेकिन कल इसने सेंचुरी लगाई। कल 11-12% के स्ट्रांग मूव्स रहे। 8 साल की ऊंचाई पर यह शेयर पहुंच गया है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा जम्मू कश्मीर बैंक को सीधा सीधा होता है। सुमित जी, जरा आप चेक कीजिए इस बैंक को। 100 रुपए तो पार कर लिया, क्या अभी और रफ्तार दिखेगी इसमें? जी बिल्कुल, यहाँ पे दिखेगी। ये करीबन एक महीने पहले हमने रिकमेंड किया हुआ था और पहला टारगेट था 104, जो कल ही अचीव हुआ है। लेकिन कल का जो कैंडल है वो काफी अच्छा फॉर्मेशन है, तो लग रहा है कि अभी भी और, तो यहाँ पे आप एक लेकिन पार्शियल बुकिंग कीजिए। ऑलवेज बुकिंग प्रॉफिट इज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे बुकिंग प्रॉफिट पार्शियली 50% कीजिए और बाकी को होल्ड रखिए कल के ही लो के साथ। सो 90 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 119। तो ये J&K बैंक हो गया। खैर 31 पॉइंट की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है। कल भी हमने आपको इंडिकेट किया था BTST करके जाओ, क्योंकि डाटा अच्छा था। आज जिनको सुबह सुबह मौका मिलेगा BTST का, उनको फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। खैर अभी टिक्स थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। 1-2 शेयर और भी है मेरे लिस्ट में जहाँ पे कल का स्ट्रॉन्ग मूव था, क्या आज भी उनमें अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है? टाटा पावर की कल क्लोजिंग अच्छी हुई थी 263 के आसपास। अमूमन ज़्यादातर पावर स्टॉक ठीक थे। हेमांग, कोई एक पावर स्टॉक जो आपको अभी भी लग रहा हो इसमें स्टीम काफ़ी है, क्योंकि चलना शुरू हुए? आप NTPC को देखो तो लगता नहीं टाटा पावर खरीद लेते। टाटा पावर को खरीदते हो देखते नहीं कोल इंडिया खरीद लेते। कोल को देखते ना फिर लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अडानी पावर खरीद लेते। तो कोई एक ऐसा शेयर बता दो जहाँ पे सेफ्टी और ग्रोथ दोनों है। तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अगर मोमेंटम खेलना है तो सबसे बेस्ट है अदानी पावर। उसमें नया बड़ा इन्वेस्टर भी आया है और मैं समझता हूं कि जिस तरह का ओवरऑल मैनेजमेंट है, जिस तरह का ग्रोथ है, तो थोड़ा सा डेफिनेटली हाई बीटा रहेगा। उसमें 5-10% की अपमूव या करेक्शंस आते हैं, पर मोमेंटम के लिए तो वो बेस्ट है। और अगर आपको एज अ कोर पोर्टफोलियो या थीम के तौर पे अगर कोई चीज डालनी हो, तो मैं समझता हूँ कि NTPC अच्छा रहेगा। हालांकि एक बहुत ही सिटिंग डक हुआ करता था, थोड़ा सा मोमेंटम हमने देखा है और बहुत बड़े प्लान्स हैं। जो ऑल्टरनेट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसमें भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है। पीक पावर डिमांड का अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को मिल सकता है तो मैं समझता हूँ NTPC को वो मिलेगा।
तो एज अ स्टेडी स्टॉक एनटीपीसी है, और अगर मोमेंटम या 2020 फॉर्मेट में कुछ काम करना है तो अदानी पावर रहेगा। ठीक है, 2 स्टॉक्स आपको मिल गए हैं और 2020 फॉर्मेट वाला भी और थोड़ा सा देख के होल्ड करके रखने वाला शेयर भी। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेहतरीन फंडामेंटल कॉल्स लेके आते हैं, आज भी लेके आए हैं मुनाफे का फंडा, देखते हैं वही। गिरीश सोडानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वास्तिका से। गिरीश गुड मॉर्निंग, बताएं आज आपने कौन से शेयर चुने हैं और साथ ही उसकी रीजनिंग भी बताइएगा। बेसिकली मैंने जो पहला शेयर चुना है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है, लेमन ट्री होटल। हम खुद देख रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर काफी मोमेंटम में आई है आफ्टर द कोविड स्पेशली। सो लेमन ट्री को मैंने चूज इसलिए करा क्योंकि एक्सपांशन मोड पर है। ऑलरेडी इनके 3 से 4 नई प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं, शिमला में भी हो गई है, मनाली में भी हो गई है, एंड ये राजकोट के अंदर भी एक नया होटल प्लान कर रहे हैं 127 बेड्स का। तो सम अराउंड ये एक बहुत बड़ा प्रपोजिशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े इवेंट्स भी आ रहे हैं, G20 ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी हमारे पास में जैसे क्रिकेट का मैच रहेगा, वर्ल्ड कप है हमारे लिए, तो ये सारी इंडस्ट्री बेसिकली फोकस में रहने वाली है। तो इसका टारगेट मैंने 155 का रखा है अगले 6 महीने के टाइम। इसकी एंसिलरीज भी काफी फोकस में रहती है। तो जो दूसरा स्टॉक है वो कैंसन नेरोलैक है। कैंसन नेरोलैक का ऑलरेडी एक एक्सपांशन हम देख चुके थे, बोनस भी लास्ट क्वार्टर्स के अंदर अनाउंसमेंट आए थे कैंसन नेरोलैक के। बट इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इनका फिजिकल प्रेजेंस ये काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल है वो भी काफी काम कर रहा है, क्योंकि इनको कैश के ऊपर काम काफी करना है। ये एक मॉडल पे काफी तेजी से काम कर रहा है। रिसेंटली अपनी एक छोटी सी प्रॉपर्टी इन्होंने प्रॉपर्टी को बेची भी है, एंड काफी रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पे भी है फोकस कर रहे हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी रीस्ट्रक्चरिंग आ रहा है। तो अगर ये फर्दर जो प्रोसेस है वो 400 से 450 का एक लेवल होना चाहिए अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। बेसिक लेवल हमने 400 का दिया हुआ है, बट 450 से 500 का लेवल भी अगर 6 महीने में हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा चम्मा नहीं होगा। गिरीश जी, आप लेमन ट्री होके आए कि नहीं? आपने चेकआउट की उनकी प्रॉपर्टीज या नहीं? मैंने चेकआउट करी है उनकी प्रॉपर्टी, मैं दिल्ली की प्रॉपर्टी गया हूँ। मजा आया था? मजा आया। बहुत शानदार प्रॉपर्टीज है इनकी, ये बात तो सही है। तो फंडामेंटल लेड ग्रोथ है। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक के बारे में बात कर लें। हिमांग, एरिस लाइफ ने अब बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कमेंट्री दी है हाल ही में। इनफैक्ट ये भी कहा है कि 400-500 बेसिस पॉइंट आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं सेक्टर के। स्टॉक चला नहीं है बहुत ज़्यादा अभी, आपको लगता है ये इसमें केस बन रहा है देखने का इसकी तरफ? एरिस लाइफ मैंने डिटेल में अजय देखा नहीं है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मैं आपको व्यू नहीं दे पाऊंगा उस पर। ये देखिए कमेंट्री है कि FY24 में बड़े पेटेंट की एक्सपायरी नहीं होगी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में दिख सकती है, और इंसुलिन बिजनेस में ब्रेक इवन आ सकता है। और भी बहुत सारी कमेंट्री जिस पे आप नज़र डाल सकते हैं, लेकिन चार्ट चेक में ले लेता हूँ सुमित मूलचंदानी के साथ। सुमित, एरिस में कुछ बन रहा है क्या केस या इग्नोर? जी बिल्कुल, इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखिए 2 महीने पहले इसने बढ़िया सा एक चैनल ब्रेकआउट दिया हुआ था, लेकिन जो अभी लेवल है 850 का, वो एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अप्रैल 18 में, उसके बाद नवंबर 21 में, दोनों बार यही लेवल से वीकली टाइम फ्रेम पे भी रिजेक्शन मिला था, लेकिन इस बार चार्ट स्ट्रक्चर अलग बात है। तो 850 के ऊपर सस्टेन करेगा तो न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए जाएगा। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे होल्ड करके रखिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 790 एंड नेक्स्ट टारगेट कुड बी 990। ठीक है, एरिस लाइफ पर ये व्यू। बाजार प्री ओपन शुरुआत होने में 20 सेकंड के आसपास का समय रह गया, लेकिन कुछ और शेयर हैं जिस पर हमें राय जरूर लेनी चाहिए। हिमांग जी, रेलवे स्टॉक्स में ना बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार है, और तमाम लोग ऐसे हैं जो मतलब इंतज़ार ही करते रहेंगे और रेलवे छूट गया उनसे कहीं ना कहीं। कहीं आपको लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से या फिर एक ग्रोथ वाला फैक्टर तो चल ही रहा है, उसमें सरकार का भी फोकस है और इलेक्शन वाला ईयर भी है, आप ये बताइए कहीं आपको लगता है कि अभी मौके बचे हैं?
से काफी बड़ा जो री रेटिंग है वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है और जहाँ पे थोड़ा सा एक थीम का कंफर्ट है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, तो एक कंपनी है राइट्स लिमिटेड, आई थिंक 510 के करीब वो कोट कर रही है। तो ये भी सारा जो रेलवे रिलेटेड जो इंफ्रा है उसमें एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और स्टॉक रिलेटिवली नहीं चला है। हालांकि ओवरऑल तो सारे स्टॉक्स चल चुके हैं जो पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, बट कंपेयर टू सम ऑफ द अदर हाई मोमेंटम कंपनीज इसमें मूवमेंट थोड़ी सी कम आई है और स्टोरी काफी बढ़िया है। तो ये एक स्टॉक जरूर हो सकता है जिसमें आप एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से काम कर सकते हैं। ठीक है, राइट्स के शेयर पर पॉजिटिव व्यू। कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और एक्सपर्ट आज की। कपिल, आप बताइए, आज शुरुआत इसी से कर लेते हैं। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज के लिए, कहां पर भरोसा है आपका? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो ट्रेडिंग कॉल से स्टार्ट करते हैं। तो कल के दिन में हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने मिली थी और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ऑयल एंड गैस सेक्टर एज एन इंडेक्स का काफी अच्छा लग रहा है। तो वहां से हमने का आईजीएल का चुनाव किया हुआ है। आईजीएल का चुनाव करने का पर्सपेक्टिव ये है कि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी मोमेंटम आई थी, 3-4 दिन का कूल ऑफ आया था और प्राइसेस अभी फिर से बढ़ने लगे हुए हैं। स्टॉक ने काफी एक अच्छे लेवल पे 430 का जो पहले का लेवल था वहां पे सपोर्ट लेके अभी एक फ्लैग पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा आईजीएल का एक पॉजिटिव व्यू बनता है। 478 जो करंट लेवल है तो वहां पे बाय करने की एक रिकमेंडेशन रहती है। 468 का तो स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 500 के हमें टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमने देखा हुआ है कि मार्केट ने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है और आईटी इंडेक्स भी अपने 16 से 18 महीने के हाई पे चल रहा है और उसने भी अपने 2 साल की जो रेंज बनी थी उसका भी ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। और पिछले 2 दिनों में आपके मिड कैप, स्मॉल कैप तो स्टॉक चल ही रहे थे, लेकिन लार्ज कैप में भी अभी हमें कुछ ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो टेक महिंद्रा हमारा यहाँ पे एक ट्रेडिंग कॉल रहेगा। 1268 का एक लेवल है, वहां पे बाय का रिकमेंडेशन है। 1230 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1350 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं जी। ओके, ठीक है। गैस वाला स्टॉक्स आपने दे दिया। आईजीएल थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे और आईटी स्टॉक्स को नहीं भूलना चाहिए। कल परसों, इनफैक्ट कल से मैं बोलूँगा कि थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और आज आपको थोड़ा असर दिखा सकते हैं, इसलिए टेक महिंद्रा एक और लिस्ट में आ गया शेयर कपिल की तरफ से। हमने भी आपको एसएल टेक दिया है। आगे बढ़ते हैं। कल एक मैनेजमेंट चेंज का असर उस कंपनी पे साफ दिख रहा था। कंपनी का नाम था यूबीएल। हमने कल आपको खबर गर्म करके एक सेगमेंट में ये भी बताया कि ना केवल यूबीएल बल्कि जीएम ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सब के सब ठीक इलेक्शन से पहले वापस से तेज़ होते हुए दिख रहे हैं। यूनाइटेड ब्रिवरीज आज भी 3-4 रुपये के शायद गैप के साथ खुल जाए। एक बार इसके बारे में पता कर लेते हैं। जय, जरा चेक करके बताएंगे यूबीएल, इस पे आप पोजीशंस लें। अगर ये नहीं लेना तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट भी बता देना। तो यूनाइटेड ब्रिवरीज थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा मैकडोवेल्स के साइड हम देख रहे तो और 1052 का जो लेवल है वहां पर एक अच्छा मूव लग रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट पर हम देखें तो ऑलमोस्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न फिनिश हुआ है 1050 के वहां पर और ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एक अप मूव बन सकता है स्ट्रॉन्ग। यहाँ से क्या बोला, अराउंड 1125 तक के लेवल यहाँ से मुझे दिख रहा है पहला टारगेट वीकली चार्ट पर। और इफ ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि 1100 के ऊपर भी अराउंड 5% का मूव आ सकता है आने वाले दिनों में। सो किसी को बुलिश, ऑल्सो इलेक्शन ईयर भी आ रहा है तो थोड़ा यहाँ पर एक सेलिंग पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा एक मूव आ सकता है। तो मुझे लग रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडोवेल्स में एक व्यू बुलिश रखना चाहिए और थोड़े मूव अराउंड 1-2 महीने के लिए आप ये स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा मूव यहाँ पर मिल सकता है। आप मैं भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आने के लिए। बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए आज हमारे व्यूअर्स के लिए। गुड मॉर्निंग अजय जी। पहले तो ये ले लीजिए, 2 दिन पहले आपको कहा था 20,000 आएगा सितंबर में, अब तो लगता है मुझे अगले हफ्ते ही आने वाला है। तो पहली बात तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए। और आपको बताऊं, जैसे आपको कहा लार्ज कैप में अपोलो, आईसीआईसीआई, रिलायंस, दे विल लीड। एचडीएफसी बैंक इज नाउ शोइंग कलर ऑन एक्सपेक्टेड इनफ्लोज। So stay with the leaders, Reliance, Apollo Hospital, ICICI, and you can add a Grasim over there. मैंने आपको 2 पिक्स भी दिए थे purely on the back कि Tata Tele is the consumption facing arm, consumer facing arm of the telecom and the digital network, और ये शेयर का भाव 150 रुपए मुझे दिखता है विद इन दिस ईयर। दूसरा मैंने आपको जेपी पावर कहा था ऑन द बैक के 2,500 मेगावाट की जो उनकी कैपेसिटी है, that has a market cap of 6,000 crore against an NTPC which is 10 times that size,
and which has a market cap of 2,30,000 crore. So I think that ये EBITDA पॉजिटिव इस क्वार्टर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे जेपी पावर के. मुझे 15 और 18 का भाव इसमें दिखता है. आज की मेरी टॉप पिक होगी दो PSUs. मुझे गेल और IGL ये दोनों बहुत पसंद है. और आज आपने देखा भी है कि गैस बेस्ड इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा है. And as gas prices rise, their margins will do well, both GAIL and IGL. You can also see Grasim and Hindalco be very, very good long-term large cap picks. Grasim, Hindalco in the large cap, GAIL and IGL in the mid cap, and with both these middle will be Concor. Because आपने देखा था Concor के मैनेजमेंट ने कहा कि we are seeing shortage of rakes. Now with this whole rail re-rating and the production of rakes, I think Concor is poised to go back to 4,000 rupees in the next 1 year. Because the management is very optimistic on the business and the volume. All they were having a problem was with the rakes. और ये सब अब एड्रेस होने वाला है. बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया स्टॉक आइडियाज देते हुए भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे. लेकिन आगे बढ़ते हैं. आपको डीलिंग रूम्स के अंदर क्या गपशप चल रही है, कौन से स्टॉक्स पर डिस्कशन हो रहा है, कौन से खबरें आपको नजर में रखनी चाहिए, क्या खबर है सेगमेंट में. शरद आ चुके हैं. शरद बताइए कौन सा स्टॉक लेके आए. जी बिल्कुल, फिनिक्स मिल्स जो है फोकस में रहने वाला है और उनकी जो हेबल में जो बेंगलुरु की जगह है वहाँ पे उनकी मॉल की लॉन्च की एक्सपेक्टेशन जल्दी हो सकती है. और इसी महीने उनकी सेकंड फ्लैगशिप मॉल जो पुणे में थी आपके हिंजेवाड़ी एरिया में, वहाँ पे अच्छी इंक्वायरीज़ और फुटफॉल्स देखने मिल रही है. कंपनी का फोकस ग्रोथ एसेट्स में ज़्यादा रहने वाला आगे जाते हुए टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के एक्सपेंशन पे जो है फोकस रहेगा. अब 10 सितंबर को जो है कंपनी पोलर कैपिटल जो एक यूके बेस्ड FI है उनसे भी मीट करने वाली है. और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि ICICI सिक्योरिटीज़ हमें ब्रोकरेज नोट में कहा है कि लगभग उनका रेंटल इनकम का 17% CAGR ग्रोथ होगा FY20 से FY25 तक. उन्होंने जो है मेंटेन एड रेटिंग रखा है और लक्ष्य रखा है 1928 रुपीज़ पर शेयर का. लेकिन दो अहम बात है जिससे स्टॉक पे फोकस रहेगा. एक तो है कंजम्पशन पिकअप हो रहा है क्योंकि अब जो है फेस्टिव सीजन का ऑनसेट हो चुका है. और दूसरा रहेगा कि Q2 में जो है मल्टीप्लेक्सेस में जो है आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसीज देखने में मिली है क्योंकि मसाला एंटरटेनर्स जैसे कि गदर 2 और जवान जैसे मूवीज़ में जो है एक अच्छी प्रदर्शन देखने मिली है. तो उसके कारण जो है रिटेल कंजम्पशन में भी जो है पॉजिटिव नज़रिया बन सकता है. ठीक है, शुक्रिया शरद. तो फिनिक्स मिल्स आज फोकस में रहेगा, लेकिन कुछ और शेयर हैं जो आज खबरों के दम पर बाजार खोलते ही एक्शन जरूर दिखाएंगे. पूरी लिस्ट लेकर आशीषा हमारे साथ हैं. आशीषा बताइए. जी हाँ, सबसे पहले नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स की बात करते हैं. अगस्त महीने का डेटा आया जिसके चलते ये सभी प्लेयर्स फोकस में रहेंगे. स्टार हेल्थ के प्रीमियम में 19% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर. न्यू इंडिया एश्योरेंस के प्रीमियम में 2.6% का ग्रोथ और ICICI लोम्बार्ड ने 16% का ग्रोथ रजिस्टर किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर. तो ये डेटा आता हुआ नजर आया जिसके चलते नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स आज फोकस में रहेंगे. इसके अलावा लैंडमार्क कार्स अब महिंद्रा एंड महिंद्रा व्हीकल्स भी बेचेंगे. तो इस अपडेट आती हुई नजर आई जिसके चलते लैंडमार्क कार्स पर भी अपनी नजर रखें. माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है US गवर्नमेंट के साथ. मास्टर शिप रिपेयर अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके चलते इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है. तेजस नेटवर्क्स की बात करें तो कंपनी को 7,500 का टोटल ऑर्डर वैल्यू TCS के साथ साइन किया था और अब उसका 10% यानी 750 करोड़ ऑलरेडी मोबिलाइजेशन एडवांस के तौर पर मिल गए हैं जिसके चलते इस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी. लास्टली तत्वचिंतन ब्लॉक डील हुई थी कल. प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा है करीब 3% स्टेक यानी 7 लाख इक्विटी शेयर्स प्रमोटर्स ने बेचे हैं जिसके चलते इस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी. ठीक है, शुक्रिया आशीषा. लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कोटक बैंक को लेकर कि RBI से अंतरिम MD के नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है. तो ये एक अपडेट है, आप ये ध्यान में रखिएगा. 1800 रुपये के आसपास का भाव है कोटक बैंक का. लेकिन निश्चित तौर पर जब तक अंतरिम MD के नियुक्ति को मंजूरी मिली है, लेकिन एक फुल फ्लेज जब तक आने जाता है इसमें MD एंड CEO, तब तक ये फोकस में लगातार ये शेयर बना रहेगा. लेकिन कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं. कुश, फटाफट जरा बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है आज के लिए.
ये अभिषेक, आज के जो मेरे 2 पिक्स हैं वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में हमने अच्छा खासा रिबाउंड देखा है 200 डे मूविंग एवरेज से, तो नियर टर्म में 750 780 के टारगेट्स के लिए इसे बाय कर सकते हैं। 680 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही एसजेवीएन, इस स्टॉक में भी मोमेंटम था 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद, कल फिर इसने अपना ट्रेंड जो है शुरू किया है, तो 68 और 72 के 2 टारगेट से बाय करें। 60 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो खैर अभी 4 मिनट है मार्केट के खुलने पे। एक शेयर ना बीएससी का है, एक बार आप चेक करेंगे आपके डाटा में है कि नहीं। टाइगर लॉजिस्टिक एक कंपनी है, टाइगर लॉजिस्टिक। काफ़ी दिनों बाद मेरे को उसका चार्ट, उसका जो डाटा पैटर्न दिखा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार आप देखेंगे इसको, सुमित, टाइगर लॉजिस्टिक ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन रहा है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन माने कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए? और जी बिल्कुल, काफी एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है अराउंड 340 लेवल्स। तो आपने जो बात बोली है, एक मल्टीपल इनसाइड बार्स का भी फॉर्मेशन है जिसका कल ब्रेकआउट आया हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप एक चेज कर सकते हैं। और सेम आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए बिलो द 340 लेवल्स। तो यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो है करीबन 416 के ऊपर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टारगेट 416, लेकिन 416 के ऊपर बिल्कुल न्यू हाइस की तरफ जाएगा, तो स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कीजिए इसको। ठीक है, एक और शेयर भी है आईआरबी इंफ्रा। मेरे को ध्यान है जय, आपने पहले इसको एक बार नोटिस भी करवाया था, ये अच्छे से चला है, आज भी 2% गैप के साथ खुलेगा। एक बार जरा बताइए, आज फिर से पोजीशन डालें आईआरबी इंफ्रा पे? इंफ्रा मैंने मंडे को रिकमेंड किया था 27 के लेवल में, वहां से अराउंड 20% का मूव आ गया और यहाँ से मुझे लग रहा है 40 इजीली क्रॉस कर लेगा। टाइम फ्रेम एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो 1 महीने के अंदर 40 को इजीली क्रॉस कर सकता है ये स्टॉक, क्योंकि बहुत सालों बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। क्योंकि पिछले 2-3 बार जब ब्रेकआउट आया था अराउंड 340 350 को टच करके वापस नीचे चला गया था, पर इस बार वॉल्यूम अच्छा है और मुझे लग रहा है ये ट्रिपल टॉप के ऊपर भी ये स्टॉक पार कर सकता है। तो 40 तो पहला टारगेट लग रहा है, थोड़ा लंबा होराइजन है, इलेक्शन ईयर है सब है, तो यहाँ पर मुझे इफ किसी का लंबा होराइजन है तो 45 ये इलेक्शन ईयर अगले मई तक आ सकता है। तो यहाँ पर मैं बहुत बुलिश हूँ और डिस्क्लेमर के तौर पर ये मेरे पर्सनल होल्डिंग में भी ये स्टॉक है। तो बहुत शानदार पर्सनल होल्डिंग वाला स्टॉक आपने डिस्क्लेमर के तौर पर भी बताया। मॉर्गन स्टैनली ने आईटी पे, आज हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं आईटी पे, क्योंकि इसको आज स्ट्रेंथ मिलेगी। ये जो खबर आई है, जो मैनेजमेंट ने कई सारी मॉर्गन स्टैनली कॉन्फ्रेंस और बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में बताया है, जो हम लेके आएंगे आपके स्क्रीन पे, वो ये कह रहे हैं कि डील फ्लोज पिकअप हो रहे हैं। डील अनाउंसमेंट्स लार्ज कंपनीज में ऑलरेडी पिकअप हो रही हैं पिछले 2 महीने में। ये वही रीज़न है जिसकी वजह से 1130 का लो बनाया था 2 क्वार्टर पहले आपके इन्फोसिस ने। परसिस्टेंस ने 3800 का लो बनाया था। अभी भाव देख लीजिए आप। उसके बाद जो Q2 GDP आया था, हमने आपको उसी समय से बता दिया था कि बदल जाएंगी चीज़ें। ये बुरे खबर में आईटी स्टॉक्स अक्यूमुलेट करने चाहिए और खबरें बदलती दिख रही हैं। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि डील पिकअप हो रही है। पिछले 2 महीने में मल्टीपल लार्ज डील अनाउंसमेंट्स हुए हैं। ये जो है ये दिखा रहे हैं कि पुरानी डीलें कन्वर्ट हो रही हैं और H2 में सेकेंड हाफ में आपको बड़े अनाउंसमेंट का मोमेंटम जारी होता हुआ नजर आएगा। बहुत ज़रूरी है ये। और आप पिछले 1 महीने का चार्ट लेके आइए। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, एम्फोसिस और कोफोर्ज। एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप पिक, लार्ज कैप और एक मिड कैप पिक अगर मैं आपसे लूँ हेमांग, कि भाई डील फ्लो वापस आ गई है और जो वर्स्ट है शायद वो ऑलरेडी इन द प्राइस है, तो वो कौन से 2 स्टॉक होंगे? I would go with mid cap IT only अजय, because वहां पे थोड़ा सा अर्निंग्स का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो भी है और मोमेंटम भी है। तो नंबर 1 पिक विल बी LTIM, जहाँ पे एक बहुत अच्छा हमने मोमेंटम देखा है। हालांकि लोग उसको मिड कैप स्टॉक बोलते हैं, पर मेरे ख्याल से वो एक लार्ज कैप स्टॉक ही है। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक टेक महिंद्रा और एक नौकरी, ये 2 स्टॉक के अंदर भी मुझे लगता है कि एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। और काफी हद तक यूएस में जो नैस्डैक के अंदर हम एक करेक्शन देख रहे हैं, तो उसका जो डायरेक्ट कोरिलेशन या जो इम्पैक्ट है वो मिड कैप स्टॉक्स पे ज्यादा नहीं पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ काम करना है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म या ठीक
तो इस समय बाजार की भी ओपनिंग हो रही है। हिमांग अभी आपके पास लौट रहे हैं और इस बीच आप देखेंगे कि निफ्टी आज ठीक ठाक ओपन करेगा बिकॉज ऑफ कुछ आईटी कंपनीज भी चल सकती है। 47 पॉइंट्स अब ऊपर इस समय निफ्टी का पहला टिक आते हुए दिख पा रहे हैं। 1300 शेयर इस समय बढ़त के साथ आपको दिख रहे हैं। 36 पॉइंट बैंक निफ्टी के साथ है। आज हो सकता है दोनों आईटी और बैंक इकट्ठे चलें, लेकिन थोड़ा पहले वेट करना होगा क्योंकि इन दोनों का एक लेवल आ चुका है। जैसे 44,800 850 वाला रेंज निफ्टी बैंक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम 19,800 850 वाली रेंज निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बार जब ये पार होगी ना, फिर फ्रेश राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग या फिर ताज़ा खरीदारी मार्केट के अंदर आएगी। टिल आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस टारगेट रखने होंगे। ये 4 शेयर हम आपके सामने पहले स्क्रीन पर डाल रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, इन्फोसिस, TCS, ये सब दिखा दीजिए। ये टिपिकली वेटेज वाले शेयर्स हैं जहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है और ये मजबूती के साथ आपको चलते हुए दिखते हैं। मैं कुछ फिर आपको मार्केट से बढ़ने वाले जो शेयर्स हैं वो एक एक करके स्क्रीन पर आपके लेके आता हूं। पहले जरा हम निफ्टी के शेयर्स को चेक करते हैं। L&T आज निफ्टी का टॉप गेनर बन रहा है। इसके अलावा मारुति, टाटा स्टील और NTPC जैसे कुछ एक और शेयर्स भी हैं जहां पर आपको दम काफ़ी दिख रहा है। आप आज भारतीय एयरटेल पे जो रिपोर्ट आई है उसका भी फायदा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अभी शुरुआत में इन्फोसिस ने वो स्पीड तो नहीं पकड़ी है, लेकिन हाँ और बैंक और छोटी छोटी आईटी कंपनीज आ गई ऊपर। जैसे हमने चार्ट के जरिए आपको HCL टेक बताया था, साल के हाई पे भी है, पॉजिटिव भी है। LTIM भी आपके ऊपर आते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस के अंदर अभी भी 1/4% के आसपास की गिरावट है। बाजार थोड़ा रुक सा गया है। अभी आप देख पा रहे हैं 26 पॉइंट की बढ़त है और 1480 शेयर जो हैं अभी एडवांसेस के अंदर हैं। थोड़ी देर में आप जाके विक्स चेक करना, अभी चेक करना गलत होगा। कम से कम आधा घंटा दे दो विक्स को और साथ में फिर एडवांस डिक्लाइन भी चेक करना, क्योंकि पहले आधे घंटे में एक्चुअली चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है मार्केट के अंदर और उसके बाद आपको डायरेक्शन तो बाद में ही मिलेगी। अभी 1.5% जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे है ना, ये बस बॉटम पे ही खड़ा अपने मल्टी ईयर लो के आसपास, इसलिए बैंक निफ्टी भी अब आपको फिलहाल अभी इंडाइसिस रेंज में रहेंगे। आ जाते हैं जरा छोटे मझोले या फिर इस तरह के शेयर्स के अंदर जहां पर आपको टिपिकली ट्रेड अच्छा मिल रहा है, जैसे कोचिन और मजगांव डॉक, ये दोनों अच्छे हैं। आज IRB आपने थोड़ी देर पहले चर्चा किया, ये स्ट्रॉन्ग आपको होता हुआ दिख रहा है। और जो कमजोरी वाले शेयर हैं उसमें आप काफ़ी हद तक थोड़े फार्मास्यूटिकल शेयर भी देखेंगे। एक ग्लैक्सो नाम की कंपनी है जो कि आज शुरुआत में ही 1 से 1.5% नीचे है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं हम, ताकि इससे आप आइडिया लगा पाएँ कि आज की स्क्रीन आपको कैसे दिख रही है। देखिए मार्केट के अंदर दम तो है, दम नहीं होता तो रेजिस्टेंस पार नहीं होता, दम नहीं होता तो मार्केट बिना जिसे कहते हैं ना रिलायंस के और बड़े शेयरों के कुछ पार्टिसिपेशन के इस तरह पे नहीं आता। इसलिए आज की स्क्रीन भी ये इंडिकेट करे कि हम कैरी फॉरवर्ड होंगे, बट थोड़ा रुक के या फिर हो सकता है हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग के साथ होंगे। इसलिए 1-2 शेयर आपको सिर्फ लाल निशान में दिख रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादातर शेयर ठीक हैं। उसमें स्टील वाली कंपनीज, थोड़ी पावर वाली कंपनीज, थोड़ी फाइनेंस की कंपनीज, L&T लीडरशिप में आ गया। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है बताने के लिए अभिषेक के पास चलते हैं। तो बाजार में आज लगातार छठे दिन तेजी है, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में जैसा कि डिम्पी हाईलाइट भी कर रहे थे कि डिफेंस वाली जो कंपनियां हैं, शिप बिल्डिंग वाली, वहां पर तेजी थम नहीं रही है। और तेजी जब हो भी रही है तो बड़ी बड़ी तेजी हो रही है। 6-7% तो इनके लिए बहुत ही नॉर्मल सा गेम हो गया है। मजगांव डॉक की बात कर लें, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, ये शेयर चल रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, सिर्फ 5 मिनट पहले आशीषा ने आपको जो शेयर हाईलाइट करके बताए वो शेयर भी आज पूरा दम दिखा रहे हैं। लैंडमार्क खास जिन्होंने M&M के साथ टाइप किया, उनकी गाड़ियां बेचेगी, पश्चिम बंगाल में डीलरशिप खोलने जा रही है। करीब करीब 5 से 6% के आसपास की तेजी है। पावर रिलेटेड और पावर यूटिलिटीज़ में जो भी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं वहां पर भी अच्छी खासी तेजी हो रही है। आप देखिए ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर का जो शेयर है वहां पर आज करीब करीब 10-12% के आसपास के तगड़े मूव है और पिछले महीने भर में तकरीबन ये शेयर 1.5 गुना हो गया है। 50% के आसपास की तेजी ये ऑलरेडी दिखा चुका है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में भी हम देखने की ठीक ठाक तेजी है। रानी ग्रुप के शेयर लगातार चल रहे हैं। रानी होल्डिंग में आप देखेंगे कि 6% के आसपास की मूव से। इसके अलावा अगर आप कुछ और शेयर देखें तो तेजस नेटवर्क्स, जिसको कि खबर भी थी, आज खबर के दम पर यह शेयर चल रहा है। 4% के आसपास की मूव इस शेयर में दिख रहे हैं। स्टरलाइट टेक, ये शेयर भी करीब करीब 4% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स के लिए चलेंगे अब अजय के पास। जी हाँ, ओपनिंग ट्रेड का वक्त हो चुका है। सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ आप बताइए, आपका पहला ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आज?
जो इंसिडेंटली डिफेंस स्पेस से ही है, दैट इज एस्ट्रा माइक्रो। कल हमने इसमें बहुत बड़े मूव के साथ, बहुत बड़ा बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बहुत बड़ा मूव देखा था, और आज हम फॉलो थ्रू भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 445 और 455 के जो दो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 425 का लेके चलें। ठीक है, एस्ट्रा माइक्रो ओपनिंग ट्रेड 2% ऊपर, फॉलो बाइंग की उम्मीद। कपिल, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, यहाँ पे मैं एक हवेल्स का एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देख रहा हूँ जो 1328 के 88 के लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हो सकती है। 1360 का हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, और ऊपर में जो इसके टारगेट हमें देखते हुए मिलेंगे वो तकरीबन कहाँ ना कहाँ पे जो इसके प्रीवियस पीक या फिर रेजिस्टेंस बैंड बने हुए थे 1430 के लेवल के अराउंड के, तो वहां के हमें अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सके। डेज हाई की तरफ जाता हुआ। जय, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आज? तो आज का ओपनिंग ट्रेड श्रीराम फाइनेंस पर होगा 1930 के, वहां पर अभी ट्रेड कर रहा है। अपसाइड अभी ऑल टाइम हाई के वहां पर है, तो अगर ये रेंज पार कर लेगा तो मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ से भी आ सकता है। 1970 के वहां पर हम टारगेट रख सकते हैं, और अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना हो तो अराउंड 1900 के वहां पर रख के आज के दिन के लिए चल सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट ने मॉर्गन स्टैनले के कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले बहुत सॉलिड कमेंट्री दी है, तो इसको भी आप नजर रखें। सुमित, आपका ओपनिंग ट्रेड? बजाज फिनसर्व पे आप ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए काफी टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है, तो 1534 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1520 का। मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड में 1560 तक भी जा सकता है, तो आज या कल का ये एक्सपेक्टेशन रहेगा। ठीक है, संतोष, आप भी बता दीजिए अपना ओपनिंग ट्रेड। ये पेट्रोनेट की बात करें तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, अच्छे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते दिख रहा है, तो आज शायद इसमें 260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आप 240 के स्टॉप लॉस से 248 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 260। राइट। हेमांग, लैंडमार्क कार्स का जो आईपीओ आया था बड़ा सराहा गया, उसके बाद फॉलोअप बाइंग भी दिखी, और एक लग्जरी प्ले बन गया जहां बहुत हाई ग्रोथ दिख रही है। लेकिन आज जो इन्होंने अनाउंस किया, हालांकि मार्केट को पसंद आ रही है बातचीत की, M&M की गाड़ियां भी बेचेंगे, 5% ऊपर है स्टॉक, बट लैंडमार्क कार्स अपनी पोजीशनिंग डाइल्यूट तो नहीं कर रहा है इस डिसीजन से। लग्जरी कार रिटेलर जैसी पोजीशनिंग थी, अब रेगुलर कार भी 20-25 लाख, आई थिंक महिंद्रा की टॉप एंड कार भी 35 लाख के ऊपर है नहीं कोई। आप क्या व्यू बन रहा है? मेरे ख्याल से अजय, टिपिकली जो कंपनी की जो बिजनेस मॉडल होता है उसमें वो कहीं ना कहीं रिटेल का या जो नंबर्स है वो भी लेके आने होते हैं, बिकॉज लग्जरी कार का डेफिनेटली मार्केट एक सीमित होता है। तो जब आपको बड़ा ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें आपको एक्सपैंड करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से महिंद्रा की अगर टॉप एंड कार है उसमें अगर वो जा रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक तरीके से अच्छा होगा फॉर द नंबर्स इन द पेनिट्रेशन पार्ट। हालांकि थोड़ा पोजीशनिंग और मार्जिन में थोड़ा वक्त लग सकता है, but I think it's not a bad plan to go with a little bit of a slightly lower version of the car to really get that kind of attraction in the company. ओके, ठीक है। आज शुरुआत में जैसे हेवल्स के बारे में ऑलरेडी कॉल एक आ चुकी है, एक और शेयर भी है कुछ, मेरे को ध्यान है शायद आपने कल इसकी ऑप्शन दिया था चोला फाइनेंस का, यही था क्या ऑप्शंस में ट्रेड आपके? चोला फाइनेंस एक बार आप चेक करके बताएंगे, याद है आपको? टिम्पी, बिल्कुल याद है, एंड थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस। हमने 2 टारगेट्स दिए थे कल 30 के रेट पे। हमने इसका जो कॉल ऑप्शन है 1130 का ये सजेस्ट किया था। 40 का पहला टारगेट था, 50 का दूसरा टारगेट। ये पहला टारगेट जो है ये आज सुबह सुबह हिट होता हुआ नजर आया है, और जिस तरीके का सेटअप है आई वोंट बी सरप्राइज टू सी कि ये एक्चुअली जो उसका दूसरा टारगेट है 50 का, ये भी हिट कर जाए। तो बिल्कुल कल ऑप्शंस का चैंपियन सेगमेंट जो हमारा हुआ था दोपहर को, उसमें हमने यही ऑप्शन सजेस्ट किया था। इसलिए हर सेगमेंट को ना इटिना स्वदेश के अच्छे से देखिए, खासकर ऑप्शंस वाले ट्रेड, फ्यूचर्स वाले ट्रेड, आपको खबर वाला जो सेगमेंट है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहाँ पे हो रही है, जो शरद सेगमेंट्स लेके आते हैं, इन सारे सेगमेंट में ना कहीं ऐसी न्यूज़ होती है जो आपके तुरंत काम आएगी। ऐसा नहीं कि आज बता रहे हैं तो जनवरी में सौदा होगा उसका, आज ही लीजिए कल परसों में फ्री हो जाइए। तो ये जो पॉइंट है ना, हम आपके सामने रखने का एक प्रयास हमारा जारी है, और इसको हम आगे भी करेंगे। ये ऑप्शंस का सौदा जो कुछ ने कल बताया था, मेरे को इसलिए याद है, और कुछ मैं बता सकता हूँ, मेरे पास जो डाटा शीट है ये शायद अभी और चल जाएगा। आपका जो सेकंड टारगेट है 100% अचीव होने के इसके चांसेस भी हैं। आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर और ज़रा चेक कर लेते हैं।
एक शेयर और है फैक्ट। आज हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे चंबल को दिया था, लेकिन फैक्ट की स्पीड बहुत फास्ट है। एक बार सुमित जी आप चेक करेंगे, फैक्ट एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर अभी और चलेगा? ये कंफ्यूजन जब तक बनी हुई है ना तब तक ये शेयर चले ही जा रहा है। होल्ड कीजिए। देखिए अगर आप इंडिकेटर पे भी देखेंगे जैसे आरएसआई, तो इसने 60 के अपने एक आरएसआई को टच करके रिवर्सल दिया है, जो एक बुलिश पैटर्न होता है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप इसे होल्ड कीजिए। यहाँ पे आप कल के लो का ही एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, दैट इज अराउंड 508। मुझे लग रहा है कि अपसाइड में मोमेंटम काफी अच्छा बनेगा और ये करीबन 635 तक भी जा सकता है अगले एक महीने तक। तो अच्छे खासे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है, आप यहाँ पे होल्ड कीजिए इसे। ओके ठीक है। फैक्ट को लेकर ये व्यू, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाली जो कंपनियां हैं वहां पर भी लगातार हम मोमेंटम देख रहे हैं, चाहे वो HEG हो या फिर ग्रेफाइट इंडिया हो। आज भी 2-2.5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत की है और HEG तो 52 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर ही कारोबार कर रहा है। कुछ इन दोनों में से अगर कोई एक चुनना हो, अगर तेजी के लिहाज से आपको क्या पसंद है? अभिषेक देखिए, सेटअप तो दोनों का ही पॉजिटिव है। हालांकि अगर मैं देखूं तो ग्रेफाइट का मोमेंटम जो है ये थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू HEG, सो मे बी इट विल एज आउट HEG जस्ट ऑन दैट फ्रंट। सेटअप लेकिन ओवरऑल दोनों का ही पॉजिटिव है। तो मान लीजिए इसी मोमेंटम के चलते अगर ग्रेफाइट में कोई पोजीशन लेना चाहे तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो 505 और 515 के दो टारगेट्स के लिए इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका यहाँ पे रहेगा 480 के करीब का, जहां पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था कुछ समय तक। तो जैसा मैंने कहा ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। ग्रेफाइट हैज अ स्लाइट एज ओवर HEG इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, ग्रेफाइट्स के स्टॉक पर ये व्यू, लेकिन हम शुरुआती सत्र में जब बाजार खुला तो चर्चा कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स अच्छी तेजी पर ये खुला है शेयर और बढ़िया मूव्स हैं। महीने भर में करीब 50% ये शेयर चल चुका है, 15-16% की तेजी आज भी है। और हम देख रहे हैं कि पावर की जितनी भी जो भी वैल्यू चेन है और जो भी कंपनी जहां भी प्लेस होती है वहां पर चौतरफा तेजी दिख रही है। सुमित जी जरा चेक कीजिए जरा शेयर, ये अभी कितना चलेगा ये? सॉरी मुझे रिपीट कर देंगे प्लीज। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। ओके, देखिए आज भी अच्छा खासा एक गैप अप मिला हुआ है और अभी भी डे के ऑलमोस्ट हाई मोमेंट पे है, लेकिन आप देखेंगे तो एक ओवर बॉट टेरिटरी में एंटर होने के लिए है। तो जिनके पास होल्ड है बिल्कुल आज आपके स्टॉप लोएस्ट पॉइंट के साथ आप खड़े रहिए। मुझे लग रहा है कि अपसाइड में अभी भी 170 तक जा सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए आप वेट कीजिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। तो टारगेट लग रहा है 170 और स्टॉप लॉस आज का लो 135 का। ये देखिए फीनिक्स मिल्स का स्टॉक को लेके आई है। अभी थोड़ी देर पहले शरद ने अपने क्या खबर है सेगमेंट में आपको उस बारे में बताया भी था और 2% ऊपर है। हिमांग, फीनिक्स मिल्स तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह ट्रैक करते ही होंगे। बड़े लंबे समय आपका ऑफिस था वहाँ पे, आपने बड़ा समय बिताया है और फीनिक्स मिल की ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपने अपने आंखों के सामने प्ले आउट होती देखी। ओके, हिमांग साहब चले गए, लेकिन वो बेस्ट कैंडिडेट थे स्टॉक के बारे में। लेकिन अगर आप 6 महीने में देखिए, हम आपको बता रहे हैं लगातार कि ये स्टॉक आप अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ये टियर 2 टियर 3 स्ट्रैटेजी बहुत तेज़ी से अपना रहा है। अब ये सिर्फ ये मुंबई लोअर परेल में या कुर्ला में रहने वाली कंपनी नहीं रह गई है, अहमदाबाद में, लखनऊ में टियर 2 टियर 3 में बड़ा पैसा इस समय खर्च करना चाहते हैं लोग। उनको अवेयरनेस हो गई है और लग्जरी मॉल और हाई एंड मॉल की रिटेलिंग का काम बढ़िया हो रहा है। स्टॉक अच्छे तेज़ी में। इस पर एक चार्ट चेक ही ले लेते हैं। अहमदाबाद की बात हो रही है तो सुमित से लेना पड़ेगा। सुमित, आप फिनिक्स अहमदाबाद गए कि नहीं? फिनिक्स मॉल अहमदाबाद स्टॉक पे क्या कॉल है? बिल्कुल होके आए हैं और वहां पे जो एक रेस्टोरेंट्स जो अभी ओपन हुए हैं वो काफी बढ़िया ओपन हुआ है। कभी आप अगर आप जब आएंगे तो एक मैं रेस्टोरेंट में आपको लेके जाऊंगा जहाँ पे ब्लाइंड एंड डीप हैंडल करते हैं। तो सर एक न्यू कॉन्सेप्ट आया हुआ है। नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, उन्हें भी शामिल करना ही चाहिए। और CSR और कॉर्पोरेट प्रॉफिट दोनों साथ में मिलके इस तरह के कदम उठा सकते हैं जहाँ पे हर वर्ग सोसाइटी का जो पीछे रह गया किसी कारणवश उनको भी शामिल किया जा सकता है। 1800 रुपये का भाव है। फिनिक्स मिल्क 2000 की तरफ जाता दिखता है आपको? ट्रेड करें अभी?
जी बिल्कुल, देखिए एक परफेक्ट राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन है यहाँ पे और कंटिन्यू एवरी टाइम इट इज टचिंग द बॉटम लाइन एंड राइजिंग अप। तो बिल्कुल लगता है कि 2000 का टारगेट आ सकता है किसी को अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह इसे मेंटेन करना हो तो यहाँ पे 1740 का, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए बिल्कुल जो आपने बात बोली आप इसको पकड़ के रखिए। ठीक है, फिनिक्स मिल को आप पकड़ के चलें। पिरामल फार्मा में कल एक अच्छा मूवमेंट देखा हमने, आज भी फॉलो अप मूवमेंट दिख रहा है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं है लेकिन 106 107 के आसपास ये बना हुआ है, कल क्रॉस हुआ था। जय पटेल, जरा पिरामल फार्मा देखिए, एक हफ्ते में 6.5%, क्या ये 110 की तरफ जा सकता है? पहले 110 से ही टर्न होके नीचे गया था ये। ये पिरामल फार्मा डेली चार्ट पर हम देखें तो स्टॉक काफी मजबूत है, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे साइड में क्रॉस कभी नहीं किया, अभी के अगस्त के बाद कभी क्रॉस नहीं किया नीचे, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। 110 रेजिस्टेंस जरूर बन रहा है, पर उसके ऊपर अभी मुझे लग रहा है इजीली जा सकता है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है, तो एक दिन का मूव बाकी, एक दिन आ जाएगा, अच्छा चल जाएगा यहाँ पर। तो 114 115 के लेवल्स हम पहला देख सकते हैं पिरामल फार्मा पर। ये लेवल से भी किसी को बाय करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। 115 का टारगेट रखे, 98 का अराउंड थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर 200 दिन की मूविंग एवरेज है, तो किसी को सेफ्टी के साथ खेलना हो ये स्टॉक को तो ये अच्छा बेट मिल सकता है। ओके, ठीक है। एक बार जरा वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्क्रीन पर लेके आते हैं। जिसे कहते हैं पहले 10 मिनट चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ने अपने रिदम को वापस से पकड़ा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से ऊपर आए। अब 61 पॉइंट की बढ़त आपके पास आ चुकी है। बैंक निफ्टी के साथ भी यही हुआ, इसने पहले लाल निशान भी दिखाए, डिप लिया, अभी 43 पॉइंट ऊपर है। काफ़ी हद तक जो इंडाइसिस अगर आप चेक करेंगे तो उसमें मैं आपको कुछ बड़े शेयर्स के नाम बताता हूँ। जैसे 50 में से 38 शेयर निफ्टी के तेज़ हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन L&T से मिल रहा है, क्योंकि मार्केट गेनर है, पॉइंट्स में ज़्यादा दे रहा है। भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व, NTPC जैसे शेयर्स बाकायदा डेज हाई पे आके इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एक्सेस, TCS, ICICI बैंक ये डेज लो पे है के काम कर रहे हैं। तो इस मामले में क्या हुआ है कि आज बैंकिंग के अंदर तो थोड़ा कांटे की टक्कर अभी चल रही है। HDFC वर्सेस कुछ और बैंक, जैसे कि एक्सेस ICICI वर्सेस HDFC चल रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर पोजीशंस ठीक हैं, इसलिए धीरे धीरे करके चलेगा और आपको आज 800 सवा 800 के दर्शन करवा सकता है। अब आते हैं स्टॉक्स पे। जी एंटरटेनमेंट में आज पहले लाल निशान के साथ ओपनिंग हुई थी, लेकिन अब ये बाकायदा 285 को पार कर गया है। लग रहा है कि आज में 290 और 290 के ऊपर भी हो सकता है। जय, मेरे को सिर्फ इंट्राडे का सौदा चाहिए, मैं नहीं रखूँगा कल, मेरे को सोमवार लेके नहीं जाना। आज का स्टॉप लॉस, आज का टारगेट जी एंटरटेनमेंट का बताओ आप। सो जी एंटरटेनमेंट आज के लिए इफ आपको बाय करना तो मुझे लग रहा है अराउंड 296 95 के लेवल्स आज के दिन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इफ किसी को यहाँ से ट्रेड करना है यही प्राइस है तो स्टॉप लॉस अराउंड 278 और 9 के बीच में रख सकते हैं। सो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी एक अच्छा बेट हो सकता है। 297 मुझे लग रहा है ये लेवल तक आने के आसार ज्यादा है, क्योंकि पाइवट लेवल पर वो हार्डकोर पोजीशन के वहां पर है। सो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये 297 टारगेट और 279 जितना स्टॉप लॉस रख के हम जी एंटरटेनमेंट को प्ले कर सकते हैं। संतोष, आज आपने सुबह पेट्रोनेट LNG के बारे में भी एक बार जिक्र किया था अपने ओपनिंग ट्रेड के अंदर। मेरे को ये बताइए, आज पूरा दिन रखना और इसको BTST भी कर सकते हैं, यानी कि कल परसों के लिए भी लेके जा सकते हैं पेट्रोनेट LNG? जी डिम्पी, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 245 का और उसको होल्ड रख सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है लग रहा है स्टॉक 270 रुपीज़ तक जा सकता है। तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 20 रुपीज़ तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और पता कर लेते हैं, वो है बाटा इंडिया। एक बार जरा बाटा इंडिया पे खुश आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ये बाटा इंडिया इस सीरीज़ के अंदर, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज़, ये बहुत ज़ोर से चल सकता है क्या? 2000 तक पहुंचने के चांसेस हैं? तो डिम्पी देखिए, इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा मूव बनते हुए देखा था, लेकिन फिसल आउट हुआ था। अब स्टॉक एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है।
तो मेरे लिए यहाँ पे जो क्रिटिकल लेवल है ये 1780 के जो लेवल्स हैं, 1800 के जो जोन्स हैं, इसके आसपास है। इनको अगर सरपास करेगा तब आप मोमेंटम आते हुए देखेंगे, बट हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे थोड़ा ब्रीदर ले। तो रिसेंट सेटअप इसका पॉजिटिव टर्न हुआ है, तो मैं कहूंगा कोई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो ले सकता है 770, 1775 और 1800 के टारगेट्स के लिए। 2000 हो सकता है इस महीने नहीं, थोड़ा रुक के आए, बट ओवरऑल सेटअप यहाँ पे अब हमें पॉजिटिव टर्न होता हुआ नजर आया है। एंड व्हाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टॉक्स, चोला का जो हमारा कॉल जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, उसका टारगेट 50 रुपीज का 1130 का जो कॉल है, उसका टारगेट 2 भी अचीव हुआ है, 53 के करीब ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा अभी भी इसे राइड करें। किसी ने पोजीशन ली हो कल का हमारा ऑप्शन चैंपियन सेगमेंट सुन के, या आज सुबह भी इसको 40 रुपए के आसपास सुन के, तो यहाँ पे 48 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहें। स्टॉक में मोमेंटम है, शुरुआती सत्र में अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो हो सकता है कि और ऊपर के लेवल्स आपको यहाँ पे देखने मिले। सर ये जो क्रेडिट लेना चाहें तो जो टारगेट 2 का, ये आपको मिलना चाहिए कि मेरे को मिलना चाहिए सर? डिम्पी, ये पूरा आपको मिलना चाहिए। हमारा तो काम था, हमने कल दे दिया, आज हाईलाइट आपने करा है। नहीं, तो ये नहीं, पूरा क्रेडिट आपका है सर। 40% आप मेरे को दे दो, 60% आप रख लो, ये शेयर आपका ही है। आपने बताया, हमें तो आज मोमेंटम दिखा, इसलिए मेरे को याद आ गया कि कल आपने सौदा दिया था ऑप्शंस का, और ऑप्शंस टिपिकली जल्दी ना हो, टाइम वैल्यू से खा जाती हैं, तो इसलिए आपने जो अच्छे से आज इसका बताया, और हमें भी लगा कि टारगेट 2 हिट करेगा, और आपने खुद ही कर दिया कि टारगेट 2 हिट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो सर। ऐसी ऑप्शंस के ट्रेड कुछ बेहतरीन निकाल के लेके आते रहिए। अभिषेक, देख रहे हैं कि चोला इन्वेस्टमेंट दूसरे नंबर पर है, करीब 3% के आसपास की तेजी है, लेकिन पहले नंबर पर जो तेजी वाला शेयर है वो है हैवेल्स का। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और ठीक ठाक रफ्तार से ये चला है, 3.5% के आसपास की तेजी है। सुमित जी बताइए, हैवेल्स अभी भी इसमें क्या मौके हैं, खरीद सकते हैं क्या इसको? जी बिल्कुल, देखिए मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे या फिर हायर टाइम फ्रेम पे भी आप देखिए, लास्ट 2 बार इन जून मंथ एंड इन जुलाई मंथ ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन पे अटक रहा था, जो था करीबन 1360 से लेके 1380, और आज देखिए आज दोनों ही लेवल्स को क्रॉस करके अपने हाई की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल आप ये मोमेंटम को राइड कीजिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, अगर 1430 के ऊपर क्लोज आ रहा है तो फिर आप बिल्कुल इसमें बने रहिए, और बढ़िया मोमेंटम मिलेगा अगले 2-3 महीने के लिए। अगर मैं एक 3-4 महीने का व्यू दे दूं तो करीबन हमारा टारगेट रहेगा पहला 1520 का। ठीक है, 1520 का टारगेट हैवेल्स के लिए। लेकिन क्या एल&टी अब 3000 रुपए की तैयारी कर चुका है? क्योंकि अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। कल बड़ी तेजी, आज बड़ी तेजी, हैवी वेट है इंडेक्स में, ठीक ठाक इसका कंट्रीब्यूशन है। कुछ जरा आप चेक कीजिए, 3000 क्या सितंबर के महीने में संभव है? अभिषेक, बहुत समय से मैं एल&टी के ऊपर बुलिश रहा हूं। जब भी स्टॉक में कोई डिप भी आया है तो मेरे हिसाब से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रही है। एंड अब जिस तरीके का मूव हम देख रहे हैं वो बात सही साबित होती हुई नजर आ रही है। 3000 का जो लेवल है ये सितंबर के महीने में संभव है कि नहीं, चांसेस बहुत ब्राइट हैं, क्योंकि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद करीब आप देखें तो 15 से 20 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल स्टॉक ने एक वॉल्यूम बैक मूव दिया था। आज हम फॉलो थ्रू देख रहे हैं, और जिस तरीके का ट्रैक्शन हम पूरे इंफ्रा स्पेस में देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको एक अप मूव देखने मिल सकता है। तो मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा 3000 तक का मूव इन द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ। तो बिल्कुल अगर किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो राइड करें। ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो भी इसमें आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 2830 के करीब लेके चलें। 32,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर अरामको से एल&टी को मिला है, और बहुत लोग ये जानते नहीं हैं कि कल शाम को एक ब्रोकरेज ने इस अरामको ऑर्डर के बाद सेकेंड हाफ में अर्निंग एस्टिमेट बढ़ा दिए हैं। तो वैल्यूएशन सस्ते लग रहे हैं अब। ये ऑर्डर के बाद लोगों को लगता है कि मिडिल ईस्ट से और बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे, तो इसको जल्दबाजी मत करिए। अगर आपके पास पड़ा हुआ है एल&टी तो जल्दबाजी मत करिएगा इससे उतरने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। संतोष, हैवेल्स को तो फायदा मिल रहा है आरआर काबिल के आईपीओ का भी, 45-50 टाइम पे वो आईपीओ आ रहा है। ये कंपनी भी बहुत बढ़िया तार की कंपनी है और इस समय काफ़ी अच्छा काम करती है। लेकिन संतोष, मैं बात करना चाहूँगा आपसे टाटा पावर के बारे में, क्योंकि टाटा पावर एनटीपीसी और दूसरे कुछ और पावर स्टॉक के रिलेटिवली कम चला है, लेकिन पिछले 5-10 दिन में इसके अंदर एक चाल बनती हुई दिख रही है। आज भी
3-4 रुपए ऊपर नजर आ रहा है। क्या ये एक 275 या एक पोजिशनल कॉल के लिए टाटा पावर बेटर स्टॉक हो गया है अब दूसरे पावर के स्टॉक से? क्या लेवल दिखते हैं आपको उसमें? जी अजय जी, टाटा पावर पे हम काफ़ी बुलिश है। फंडामेंटली भी ये रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और टेक्निकली भी इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो पोर्टफोलियो में तो इस स्टॉक को डेफिनेटली रखना चाहिए, काफ़ी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इमीडिएट बेसिस जो आप 275 की बात करें, वो शायद 274 275 के लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। वहाँ जाके शायद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आती है आपको 260 से 255 की रेंज में मिलता है, तो स्टॉक एकुमुलेशन के लिए देखना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इंडिया में 2 दिन की तेजी के बाद आज आपको कमजोरी और प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 2 दिन बहुत ज़बरदस्त चला है, तो प्रॉफिट बुकिंग होनी भी चाहिए। कपिल, मैं आपसे एक हॉस्पिटल स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा, हेल्थ केयर ग्लोबल, द कैंसर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है। 2-3 दिन से 1-1.5% के छोटे छोटे मूव बना रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग हायर है। इसमें क्या एक पोजिशनल ट्रेड आपको दिखाई देता है? 7%, 25 रुपये चला इस हफ्ते। इसका स्टॉक का मैं फैच कर रहा हूँ स्क्रीन बोर्ड। हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज, राइट? HCG 377 का भाव है इस समय। $377 का भाव है। हेल्थ केयर ग्लोबल के नाम से आएगा HCG। जस्ट अ मोमेंट। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। शिपिंग स्टॉक्स, ओके बताइए। जी ऐसे जी मुझे यहाँ पे जो चार्ट का सेटअप मिला हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं मंथली चार्ट को स्कैन करता हूँ, नो डाउट एक काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली हुई है। और डेली चार्ट में भी कौन से भी स्टॉक का हम वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपका जब भी बुलिश बेस होता है, थोड़े दिन 3-4 दिन का पॉज आता है और फिर से वो स्टॉक बढ़ने लगता है, तो फिर से हमें एक अपसाइड की स्केल देखने मिलती है। तो करंट लेवल पे यही फॉर्मेशन है कि काफी अच्छे मूव के बाद में 3 दिन का पॉज लिया था और उसके बाद में स्टॉक में फिर से फ्रेश अपसाइड मोमेंटम आज डेवलप होते हुए देखने मिला है। तो ये एक बाय का कैंडिडेट बनता है। और जो उसके 3 दिन का जो बेस बना हुआ था हमारा कहाँ पे 365 के यहाँ पे, तो उसको स्टॉप लॉस मान के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के साथ। ठीक है, हेल्थ ग्लोबल पर ये व्यू। KRBL लगातार ये शेयर चल रहा है और हम देख रहे हैं कि चावल वाले जो शेयर हैं KRBL या फिर LT फूड्स में, उसमें मोमेंटम बना हुआ है। आज शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा ये शेयर अभी स्लिप कर रहा है। हालांकि आधे % के गेंस अभी भी हैं। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ऑलरेडी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, KRBL जरा चेक कीजिए, कोई ट्रेड बन रहा है क्या इसमें? अभिषेक जी, अभी ये डिपेंड है कोई इंट्राडे प्लेयर है कि पोजीशनल। देखिए, अगर पोजीशनल है तो बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि पोजीशनल हमें लग रहा है कि ये आगे जाके 550 तक भी टच हो सकता है। जबकि आप अगर देखेंगे तो एक राउंड बॉटम पैटर्न का भी कैंडिडेट है ये यहाँ पे। तो बिल्कुल आप ये वीक का ही लो जो है करीबन 400 रुपए का, इसको एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और टारगेट रहेगा 550 रुपए का। तो 50 रुपए का टारगेट KRBL के शेयर के लिए। लेकिन ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो इंसिलरी खास तौर से अगर बात करें तो वहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। ऑटो इंडेक्स की बात करें, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। हम रियल एस्टेट इंडेक्स की बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। तो कुछ सर्टेन पैक्स हैं जहाँ पर अभी भी भरपूर मोमेंटम है। भले ही इंडेक्स में आज आपको थोड़ी सी सुस्ती दिखी, लेकिन 5 दिन की तेजी हो गई है, तो थोड़ा सा आपको वो उम्मीद करके चलना चाहिए। राणे होल्डिंग्स 7.5% के आसपास की तेजी है। कुछ जरा चेक करेंगे शेयर को। तो अभिषेक काफी शार्प रन अप आया है कल और आज के जो 2 सेशंस हैं इसमें। अब जो स्टॉक है ये फिर से इसका जो रेजिस्टेंस जोन है 1180 1170 का इसके पास आके रुका है। अगर आप आज का हाई भी देखेंगे तो 1175 का ही है जो इसका नियर टर्म टॉप था। तो यहाँ पे बहुत शार्प सर्ज है और रेजिस्टेंस के पास रुका है। तो दोनों ही फैक्टर्स के हिसाब से मैं कहूंगा कि फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करें। अगर आपको फिर से यहाँ पे एक डिप मिलता है करीब 1120 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, तब एक फ्रेश एंट्री लें। और जो नया मोमेंटम है आपको 1175 1180 के जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर ही नजर आएगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव टर्न होता हुआ नजर आ रहा है, बट जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग हम आज देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा और डिप स्टॉक में आपको आते हुए दिखे। थोड़ी एक्चुअली चर्निंग हो रही है मार्केट के अंदर। मैं आपको ना 2 शेयर से उसका बेस्ट एग्जांपल दिखा सकता हूँ। एक बार जरा HDFC और इन्फोसिस दिखाइएगा। HDFC हुआ क्या था कि खुला हरे निशान में था, लेकिन अब वो लाल निशान में आ गया। इन्फोसिस खुला था लाल निशान में, लेकिन वो हरे निशान में आ रहा है।
तो ये एक जो चर्निंग हो रही है ना वेटेज वाले शेयर्स की, आप देख पा रहे होंगे इन्फोसिस बकायदा डेज लो से डेज हाई की तरफ और HDFC डेज हाई से डेज लो की तरफ, जो भी अब तक मार्केट के अंदर ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़े शेयर्स ने चर्न कर रहे हैं। लीडरशिप थोड़ा सा वैसा नहीं हो रहा फाइनल कि हाँ एक तरफा आपको तेज़ी आ जाए। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बैंक निफ्टी के 10-12 में से करीब 10 शेयर तेज़ है। इकलौता एक ICICI बैंक और HDFC की तो खैर ज़्यादा वेटेज भी नहीं है। एक ICICI बैंक को छोड़ दूँ ना तो वही एक अभी लाल निशान में आया है और ज़्यादातर शेयर या तो फ्लैट हैं या तो पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर वो स्पीड नहीं बन रही है। देखना होगा थोड़ी देर और। एक बार आप काम कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लेट दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी वाले जो हम 12 बजे में दिखाते हैं, जिसमें ओपन इंटरेस्ट छपा होता है। एक बार अगर आप वो दिखा पाए ना, उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट शुरुआत का एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कितना दम है। और साथ ही साथ एडवांस्ड यस, ये करीब 1.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, कम नहीं है। तो बने रहिए आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये शायद एक स्पीड मारेगा, अभी थोड़ा वेट कर रहा है, शायद 12-1 बजे के आसपास आपको फिर से एक मोमेंटम मिल जाएगा। निफ्टी के अंदर थोड़ा फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह देखेंगे ना, यहाँ पे OI एडिशन 1.5% का है, तो मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में थोड़ा और चल सकता है। एक शेयर जल्दी से और पता कर लेते हैं, जहाँ पर आज थोड़ा शुरुआती अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, दीपक नाइट्रेट। खुश का दीपक नाइट्रेट को, संतोष जी आप चेक कीजिए, दीपक नाइट्रेट को आज भी रखें, 2-4 दिन और रख लें, ठीक चलेगा सर ये? यस, दीपक नाइट्रेट में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ, ब्रेकआउट भी आया। हालांकि एक थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया ये 2375 के आसपास, 2375-2400 के जोन में, तो यहाँ हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन लग रहा है कि ये 2400 जैसे ही क्रॉस करेगा स्टॉक और बड़ी तेजी दिखाएगा, फिर 2650 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पर भी बने रह सकते हो, या फिर नीचे थोड़ा बहुत नीचे मिलता है आपको 2300 से 2280 की रेंज में, तो वहां पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, RBL बैंक की जरा स्टॉक को लेके आइए। RBL बैंक फोकस में क्यों है? पहली बार RBL बैंक फोकस में आया था क्योंकि इसके अंदर महिंद्रा ग्रुप ने शेयर लिए, वो बात हो गई पुरानी। लेकिन भाव देखिए आप, 130-40 वाला ट्रेड करने वाला RBL बैंक अब आपको 230 से मिल रहा है। 6 महीने में 50% चला ये स्टॉक। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक एनालिस्ट मीट की है, उसके बाद 100 पन्ने की रिपोर्ट निकाली, 2 बैक टू बैक अपग्रेड्स भी आए इसमें। RBL बैंक में अहम ट्रिगर क्या है और RBL बैंक क्या इस समय एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बैंक है? मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो एक एनालिस्ट के नज़रिए से क्या इसको एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बना रही है? आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से बात करने के लिए। आशुतोष गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए। RBL बैंक ने एक एनालिस्ट मीट की जिसके जो चर्चा बन गई पूरे इंडस्ट्री में और बड़ा डिटेल्ड उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी शेयर किया। आप इसके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स को कैसे देख रहे हैं आप? तो उनका जो गाइडेंस है एनालिस्ट मीट में वो बहुत पॉजिटिव साइड में उन्होंने दिया है कंपेयर टू व्हाट इज देयर। सो यदि आप बैंक को समझिएगा तो इस बैंक की सबसे बड़ी इशू ये है कि उनके जो प्रॉफिट आती है वो केवल रिटेल और माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो से ही, रिटेल माइक्रो फाइनेंस एंड कार्ड पोर्टफोलियो से मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट आता है, जबकि जो होलसेल बुक है उससे उनको उतनी ज्यादा नफा नहीं हो पाती है। तो उन्होंने गाइड किया है कि धीरे धीरे वो होलसेल बुक का एक तो यील्ड बढ़ाएंगे और साथ में उसकी प्रोपोर्शन ओवरऑल बुक में कम करेंगे। तो ये ऐसा यदि होता है गोइंग फॉरवर्ड तो ये बैंक जो है 1% ROA कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकता है अगले 18 महीने से 2 साल के बीच में। सो उसकी संभावनाएं बन रही है। साथ में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो कि क्लियरली बोल रहा है कि इफ RBI परमिट वो 9% या 10% तक स्टेक ले सकता है। सो वो एक बड़ा इन्वेस्टर का सपोर्ट, साथ ही साथ में मैनेजमेंट गाइडेंस जो कि यहाँ से बता रहा है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, वो इन दोनों चीजों को लेके मार्केट जो है स्टॉक पे पॉजिटिव है। ये जिन्होंने गाइड किए हैं ऑपरेटिंग मैट्रिक, अगर वो अचीव कर लेते हैं तो इसका भाव क्या बन सकता है RBL बैंक का? देखिए 1% ROA और 9 से 10% ROE यदि मैं लेता हूँ, 9 से और मैक्सिमम 11% ROE RBL बैंक के केस में हम ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन जो है 1.5 आज की सिनेरियो में, जो कि बुल मार्केट सिनेरियो है फॉर स्मॉल बैंक्स लाइक, तो 1.5 से 1.8 टाइम तक जा सकता है। तो उसकी प्राइस जो है 300-350 के पास तक जा सकता है मेरे हिसाब से, बट उसमें तो समय लगेगा। वो उतना तेजी से जो एक बहुत बड़ा मूव था बैंक में, मेरे हिसाब से वो आ चुका है। यहाँ से लोग नंबर को देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर इंप्रूव करना उतनी आसान नहीं होगी बैंक के लिए।
आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आशुतोष मिश्रा, आरबीएल बैंक के बारे में फंडामेंटल व्यू दे रहे थे, क्योंकि बैंक ने अभी एक बहुत बड़ी एनालिस्ट मीट की है और काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स बाजार के सामने रखे हैं। लेकिन हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। ये शिप बिल्डिंग स्टॉक में जो यूएस नेवी के साथ करार किया है माजगांव का, इसकी वजह से बहुत बड़ा मूव आ रहा है। आज भी 10% सर्किट पे लगा हुआ है और आज बाइडेन साहब की मीटिंग भी है मोदी जी से। तो डिफेंस स्टॉक में हमने सुबह ही बताया था आपको कि ज़रूर बना के रखिए। काफ़ी कुछ दोनों जो देश हैं वो काफ़ी काम कर चाहते हैं मिल के, और इसलिए आपको उसका एक आपको इंडिकेशन मिला है यूएस नेवी के करार से। लेकिन आपको याद होगा कमोडोर मिश्रा भी आए थे, और पिछले 4-5 दिनों में हम बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स के मैनेजमेंट लेके आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, चाहे वो सबमरीन्स पे हो, चाहे वो और दूसरे तरह के ऑर्डर्स हो। कोई और डिफेंस स्टॉक संतोष या माजगांव में अभी भी अगर बने हुए, अगर ले गए सही समय पे ले लिया था तो रुके रहे, या कहीं और आपको ट्रेड दिखता है डिफेंस में? ये मझगांव डॉक की बात करें तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना चाहिए स्टॉक, क्योंकि बहुत रैली कर चुका है। नीचे अब जो 2100 का लेवल है मेरे हिसाब से बेस का काम करेगा, पोटेंशियल रखता है स्टॉक 2500 की तरफ जा सकता है। डिफेंस में मुझे एचएल अभी भी बहुत अच्छा लगता है। एचएल में एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, और आज नॉर्मली एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो बाइडेन के साथ जो मीटिंग है उसके पहले, तो डिफेंस सेक्टर फोकस में रहेगा। एक यहाँ पर तेजी बनेगी। ये स्टॉक मुझे लगता है 5000 का लेवल जल्दी दिखा सकता है। नीचे 3800 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, एचएल पर संतोष जी की राय, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स की बातचीत हो रही थी, शिपिंग की बातचीत हो रही थी, और कल के सत्र में ऐसा था कि जहां पर भी शिपिंग लगा था वो शेयर चल रहे थे, और आज भी कुछ कुछ माहौल वैसा ही, क्योंकि शिपिंग कॉरपोरेशन ये शेयर आज भी करीब करीब 6 से 7% के आसपास के मूव दिखा रहा है, और महीने भर में ये शेयर भी करीब 1.5 गुना हुआ, 155 रुपये के आसपास के भाव आ गया। इसके विनिवेश पर तो नज़र है ही, खैर ड्यू डिलिजेंस चल रहा है, लेकिन इस पर ज़रा कुछ आप व्यू दीजिए। शिपिंग कॉरपोरेशन आपको अभी कितना चलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर जिन्होंने थोड़े लोअर लेवल पर एंट्री कर ली है, क्या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करते रहे शेयर में, ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी? अभिषेक, नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, क्योंकि देखिए स्टॉक में एक शार्प अप मूव हमने देखा था, बस एक ही महीने की बात है, इनफैक्ट लेस देन अ मंथ। 11 अगस्त के करीब ये स्टॉक 100 रुपए के आसपास चल रहा था, वहां से 50 रुपीज से 50% से ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि अगर आप इसमें पार्टली प्रॉफिट बुक करें, बाकी जो है वो आप 145 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें। जिस तरीके का मोमेंटम वॉल्यूम एक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे 170 175 के जो लेवल्स हैं ये भी आते हुए दिख सकते हैं कुछ दिनों में। ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन में तेजी अभी और बन सकती है, होल्ड करने की सलाह है, लेकिन अगर आपने निचले स्तर पर लिया है तो थोड़े थोड़े मुनाफा वसूली करते रहें, ये कि ठीक ठाक फैसला होता है। और सरकारी कंपनी में तो खैर एक्शन भरपूर है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं आप स्वाद भी लेते रहिए मुनाफा वसूल कर करके थोड़ा सा। लेकिन अब आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शन के बेहतरीन ट्रेड्स, ऑप्शंस के चैंपियन। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं ऑप्शन का एक दमदार सौदा बताने के लिए। आदित्य बताइए, क्या खरीदने की सलाह देंगे, क्या ट्रेड करना है? आदित्य जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। आदित्य बताइए, क्या ट्रेड है आपका? जी। यस, देखिए अभी इंडेक्स लेवल पे बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिख रहा है। आप चाहे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, सब में पैटर्न काफी बेहतरीन बन रहे, काफी बुलिश बन रहे हैं। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है एक वीक में बाजार यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। तो फिर निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे 12 सितंबर की एक्सपायरी में, उसमें 19800 का कॉल खरीदेंगे 235 में, और 2300 का कॉल सेल करेंगे 8.65 में। इसमें आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है 16,019 और मैक्सिमम लॉस है 9,055 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 10,944। तो बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेड है। ठीक है, बुलिश ट्रेड है। 19,800 की कॉल खरीदनी है 235 पर, 20,300 की ऊपर वाली एक कॉल बेचनी है, और अधिकतम फायदा और नुकसान के जो आंकड़े हैं आपकी
स्क्रीन पर 10,944 का अधिकतम फायदा होगा और अधिकतम जो नुकसान होगा 9,055 रुपये का इसमें। लेकिन एक बार जरा पावर शेयरों का रुख फिर से करेंगे, क्योंकि पावर की जो रैली है ना उस पर किसी भी तरह की कोई ब्रेक के संकेत नहीं है। शुरुआत शांत की थी पीएफसी के शेयर ने, लेकिन अब ये 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर 284 रुपये आज इसने टच किया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। सुमित, जरा इस पर आप राय दीजिए, पीएफसी में क्या करें? क्योंकि शायद जो नए लोग हैं ना वो सिर्फ हाथ मलते रह जा रहे हैं कि अच्छा एक रैली थमेगी, एक करेक्शन आए तो शायद एंट्री करें, क्योंकि जो बातें हो रही हैं पावर की डिमांड देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही है, सरकार भी कमिटेड है इस सेक्टर को लेकर। पीएफसी में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जी देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ था और अभी भी है, तो न्यू एंट्री के लिए मैं फिलहाल वेट करूंगा। न्यू एंट्री के लिए जो आपने भी बात बोली डिप्स, तो डिप्स का मैं भी वेट करूंगा। तो पीएफसी के लिए जो एंट्री लेवल मुझे लग रहा है वो है करीबन 260 के लिए। लेकिन आप देखिए जो राइड कर रहा है अभी भी, जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, तो वो बने रहे यहाँ पे। और सेम मैं स्टॉप लॉस ही मेंटेन करूंगा 260 का ही। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर 293 तक आपका यहाँ पे जा सकता है, उसके बाद एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन अगर किसी का लंबा नजरिया है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए और पीएफसी स्टॉक्स में अभी भी यहाँ पे आप बने रहिए। पीएफसी और आरईसी की बात हो रही है। हैवेल्स ने जो मार्जिन गाइडेंस बढ़ाई है, कहा है कि डिमांड बहुत इंप्रूव हो रही है और मार्जिन यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं, उसने बाजार में खलबली मचा दी है। एफएनओ स्टॉक 4% की तेजी की तरफ नजर आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में जो पीएसयू, मिड टियर पीएसयू बैंक्स हैं, जय अगर आप हैं हमारे साथ, कैनरा बैंक, बीओबी, पीएनबी, छोटे छोटे मूव्स दिख रहे हैं, लेकिन इवन एसबीआई भी शांत है। अगर आप देखें एसबीआई भी काफ़ी दिनों से चला नहीं है। क्या यहाँ पे कहीं आपको एक ट्रेड सेट होता हुआ नजर आ रहा है? बीट एंड डाउन है, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं चल रहे हैं, वही 575 585 के बीच में टहल रहा है एसबीआई, दूसरे बैंक्स भी। पीएसयू में कुछ लेंगे? तो एसबीआई और जो बड़े बैंक्स है पब्लिक सेक्टर में, वहां पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। पिछले 1 महीने में देखे तो एसबीआई ने 3%, वीकली बेसिस पर 2%, तो अभी तक थोड़ा अपमूव आना बाकी है। आज के दिन का हम क्लोजिंग देखना मैं ज्यादा पसंद करूंगा, उसके बाद फ्रेश ट्रेड लेना चाहूंगा। बिकॉज हम देखें तो निचले जो बैंक है पब्लिक सेक्टर में, जैसे जेएनके बैंक, अभी बहुत बार आपने बात की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो सब कंपनीज में अच्छा एक मूव आ रहा है। बट अपसाइड में देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई, तो यहाँ पर स्लोली मूव आ रहा है। तो यहाँ पर जो जहां पर मोमेंटम है वहां पर इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करूंगा मैं। ये एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सब थोड़े लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स है। तो यहाँ पर हम जब अच्छा लेवल्स आए तब इन्वेस्ट करने का, और जब ब्रेकआउट अच्छा खासा दिखे तभी इन्वेस्ट करने का मुझे आइडिया आ रहा है। तो यहाँ पर एसबीआई में किसी को अभी बाय करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा 576 या इवन 565 के अराउंड रख के अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अपसाइड में 615 जितना मुझे लग रहा है आ सकता है, जो प्रीवियस हाई भी था। बट यहाँ पर मूव वेरी स्लोली आएगा कंपेरेटिवली टू स्मॉल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। देखिए वो देखिए वहां पे 4% का अपमूव शुरू हो चुका है। एक और बाजार का पसंदीदा स्टॉक है हुडको, 77 रुपए के आसपास आ गया है। सुमित, ये क्या 80 की तरफ जा सकता है? 2-2.5% ऊपर है हुडको। जी बिल्कुल, आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा एक बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है कंटिन्यू, लेकिन एक ओवरबॉट टेरिटरी की तरफ एंटर हो चुका है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान रखिए, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी आप यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। जो नेक्स्ट लेवल मुझे लग रहा है वो है करीबन 85 का, तो एक 74 के स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए फॉर द टारगेट ऑफ 85। ठीक है, हडको को लेकर ये व्यू। लेकिन आगे हम एक